नमस्कार दोस्तों, टेस्ट वाला अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक नई यूनिट की शुरुआत करने वाले हैं। ये है आपकी मध्य प्रदेश की रियासतें। प्रथम प्रश्न पत्र का जो भाग का है उसमें आपका 5वीं यूनिट है ये मध्य प्रदेश की रियासतें, जिसमें 6 रियासतों को आपको पढ़ना है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे आपकी बघेलखंड रियासत के बारे में। यहाँ से देखिए, आपका 3 मार्कर क्वेश्चन जो बनते हैं वो लगभग किसी न किसी शासक के ऊपर पूछा जाता है। तो ये आप यहाँ से जो जितने भी हर रियासत में जितने भी शासक हैं उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। कम से कम आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा शासक किस रियासत से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद आप कुछ ऐसे मतलब कॉमन फैक्ट वहाँ से निकाल के रख लीजिएगा हर यूनिट से, मतलब हर रियासत से। तो आपको अगर जैसे मान लीजिए कोई शासक का नाम पूछा गया, आपको उसके बारे में नहीं जानकारी है, तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हैं आपके भीमल देव। तो 1236 में गहोरा चित्रकूट में इन्होंने बघेल वंश की स्थापना की। ठीक है, अब आप देखिए कुछ मैं आपको कॉमन फैक्ट पहले ही बता देता हूँ। अगर कोई भी शासक आता है तो वो आप वहाँ पे उस फैक्ट का यूज़ कर सकते हैं। आपको अगर नहीं पता है, उस शासक के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, आपको मान लीजिए 5 मार्कर में किसी शासक के बारे में पूछ लिया गया और आप पे कोई ज़्यादा तथ्य नहीं है, तो आप वहाँ पे ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि बघेलखंड रियासत जो है, तो इसमें आप सबसे पहले तो ये बता दीजिएगा कि बघेल जो थे वो बघेल वारी गांव से संबंधित थे, इसलिए ये बघेल कहलाए। ठीक है, इसके बाद इनसे जो संबंधित अभिलेख है आप उसका वर्णन कर सकते हैं। एक बठियागढ़ अभिलेख है जहाँ पे इनके बारे में जानकारी मिलती है। इसी के साथ कुछ रचनाएं हैं जिनमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। एक बघेल वंश वर्णम और उसके बाद है एक आपकी वीर भानुदय काव्यम। ठीक है, तो ये कुछ रचनाएं हैं जहाँ से इनके बारे में जानकारी आपको मिलती है। इसी के साथ जो अधिकतर बघेल वंशी शासक थे उन्होंने महाराज धीराज की उपाधि धारण की। तो ये कुछ ऐसे मतलब कॉमन पॉइंट रहेंगे जो आप किसी भी शासक में आप इनका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हैं आपके अनीक देव, इन्हें रानिंग देव भी कहा जाता है। ये आपके भीमल देव के पुत्र थे। वीर भानुदय काव्यम में इन्हें प्रथम गहोरा शासक कहा गया है। ठीक है, इसके बाद आते हैं बालन देव, ये भी आपके बघेलखंड से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद बुल्लार देव, इनका वर्णन मिलता है आपका तारीख फिरोजशाही में। ठीक है, इसी के साथ इन्होंने सर्वप्रथम महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है, इसके बाद हैं आपके वीरदेव बघेल, ये बुल्लार देव के पौत्र थे और इन्होंने साम्राज्य को विस्तार किया। बांधवगढ़ को विजय करके अमरकंटक तक इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तारीख ए मोहम्मदी, इनका वर्णन है। नसरुद्दीन महमूद तुगलक, इनके समय में इसने आक्रमण किया था। महोबा और सैवड़ा का युद्ध हुआ जिसमें इन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। सरकी सुल्तान जो था इब्राहिम सरकी से इनके मैत्रीवत संबंध थे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद आते हैं आपके भैदचंद्र, ये भी बघेल वंशी शासक थे। ठीक है, नरहरि के पुत्र थे। लोधी शासकों से इन्होंने संघर्ष किया। इसके बाद आता है इनके 3 बघेल लोधी संघर्ष हुए थे इनके समय में। ठीक है, वीर सिंह बघेल इनका सिकंदर लोधी से मित्रवत संबंध था। गोंड शासक संग्राम शाह, इससे भी इन्होंने संबंध स्थापित किए। मुगलों में बाबरनामा में इनके बारे में वर्णन मिलता है। ठीक है, इन्हें बड़े राज्य के स्वामी के रूप में वर्णित किया गया है बाबरनामा में। खानबा के युद्ध में इन्होंने राणा सांगा की सहायता की थी, परंतु ये जो खानबा का युद्ध जब मुगल जीत गए थे, बाबर ने जीत लिया था, तो इन्होंने बाबर के साथ अपनी मित्रता की। इसी के बाद इन्होंने हुमायूं की सहायता की थी चौसा व बिलग्राम के युद्ध में। ठीक है, वीर भानुदय काव्य जो उमरिया में बीर सिंहपुर है वो इन्हीं के नाम पे है। ठीक है, इसके बाद आए आपके वीर भानु बघेल जो थे ये हुमायूं और शेर शाह सूरी के समकालीन थे। इनके दरबारी कवि थे कवि माधव, जिन्होंने वीर भानुदय काव्यम की रचना की, इसमें इनका वर्णन मिलता है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने हुमायूं के जो चौसा और बिलग्राम का युद्ध था उसमें सहायता की। मुगल सहायता के कारण शेर शाह से इनका संघर्ष हुआ। इसके बाद ये कालिंजर में आ गए थे। कालिंजर के शासक कीरत सिंह चंदेल की इन्होंने शरण ली। इसके बाद आते हैं आपके रामचंद्र बघेल, ये इंपॉर्टेंट रहेंगे रामचंद्र बघेल आपके। एक तो इनका जो महत्वपूर्ण कार्य था वो था गहोरा से बांधवगढ़ इन्होंने राजधानी अपनी परिवर्तित की।
ठीक है। इससे पहले जितने भी शासक थे सभी की राजधानी गहोरा होती थी। उसके बाद रामचंद्र बघेल ने अपनी जो राजधानी है उसको परिवर्तित करके बांधवगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। कालिंजर पर इन्होंने कब्जा किया। इसके बाद 1562 में जो तानसेन थे, तानसेन को अकबर ने अपने नवरत्नों में शामिल किया। ठीक है, तो ये तानसेन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध रहेंगे। तानसेन के कारण रामचंद्र बघेल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1563 में अकबर के जो सेनापति थे आसफ खां, उनका आक्रमण हुआ। इसके बाद इनका जो पुत्र था वीरभद्र, इसको इन्होंने मुग़ल दरबार में भेजा। मुग़लों से पराजित होने के कारण इन्होंने मुग़ल अधीनता स्वीकार कर ली थी। इसके बाद आते हैं आपके वीरभद्र देव। वीरभद्र देव जो थे वो रामचंद्र बघेल के पुत्र थे और अकबर के दरबार में इनको भेजा था। अकबर ने इन्हें राजा की पदवी दी और बांधव राज्य का शासक नियुक्त किया। संस्कृत के 2 ग्रंथ थे, कंदर्प चूड़ामणि और 10 कुमार पूर्व कथासार। इसमें इनका वर्णन मिलता है, इन्हीं के समय में इनकी रचना हुई थी। तो ये ग्रंथ याद रखिएगा, ये आपसे पूछे जा सकते हैं 3 मार्कर में कि ये ग्रंथ किस मतलब वंश से संबंधित हैं या फिर इस वंश से संबंधित रचनाओं का वर्णन कीजिए। अभी देखिए क्या है कि जो 3 मार्कर इस बार की मुख्य परीक्षा से प्रारंभ हुए हैं वो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आते हैं। पहले क्या होता था कि आपको एक शब्द दिया जाता था, उसके ऊपर आपको अपना आंसर लिखना होता था। ठीक है, लेकिन अब क्या है कि वो सीधा इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई ये शासक किस वंश से संबंधित था या इनकी क्या तिथि थी या इनने क्या रचनाएं की। इस तरीके को इस बार का जो इन्होंने पैटर्न फॉलो किया है वो इस तरीके का रहा है। सारे पेपरों में 3 मार्कर का जो पैटर्न रहा है वो अब चेंज हो चुका है। ठीक है, तो ये मतलब आपको बड़े गहन अध्ययन करना पड़ेगा क्योंकि वो फैक्ट पूछता है सीधा सीधा आपसे। इनके दरबारी कवि थे पद्मनाथ मिश्र। इसके बाद आते हैं आपके विक्रमजीत बघेल। विक्रमजीत बघेल ये भी इम्पोर्टेंट रहेंगे। इन्होंने राजधानी को रीवा, मतलब अभी तक जो राजधानी आपकी बांधवगढ़ थी उसे अब रीवा राजधानी कन्वर्ट किया। ठीक है, इससे सबसे पहले देखिए गहोरा राजधानी हुआ करती थी। उसके बाद रामचंद्र बघेल ने बांधवगढ़ को राजधानी बनाया। इसके बाद विक्रमजीत बघेल ने रीवा को अपनी राजधानी बनाया। 1624 में इन्होंने बांधवगढ़ पे अधिकार कर लिया जिस समय जहांगीर का शासन था। इसके पश्चात अनूप सिंह, ये इनके समय में छत्रसाल का आक्रमण हुआ और शाहजहां ने इन्हें मनसबदार अपना बनाया था। ठीक है, इसके बाद आता है आपका बघेल और बुंदेला संघर्ष। इसको बुंदेलई लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। ये आपका हुआ था 1707 में जब मैहर पे आक्रमण किया गया था। ठीक है, तो ये यहाँ से आपसे 5 मार्कर के रूप में भी पूछा जा सकता है और 3 मार्कर में आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि बघेल बुंदेला संघर्ष की तिथि क्या थी, है ना, यह किस वर्ष में हुआ था। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो इसका कारण था जो मैयर के समर सिंह के भाई हरि सिंह की महत्वाकांक्षा इसका कारण बनी। ठीक है, हरि सिंह का विवाह छत्रसाल की बेटी से हुआ था, परंतु समर सिंह द्वारा हरि सिंह की हत्या कर देने के कारण उनकी पत्नी सती हो गई, जिससे क्रुद्ध होकर हृदय शाह ने मैहर पर आक्रमण कर दिया था। ठीक है, इसी आक्रमण के पश्चात हृदय शाह ने जो रीवा था उसको जीता और रीवा में बुंदेला दरवाजे की स्थापना कराई। ये 1726 में की थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बुंदेला दरवाजा की स्थापना किसने करवाई और किस वर्ष में करवाई। ठीक है, कहाँ पे करवाई, तो ये आपसे यहाँ से 3 मार्कर पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके पश्चात ये जो बुंदेला दरवाज़ा था इसको बाद में रघुराज सिंह इन्होंने इसको गिरवाया था। हम आगे पढ़ेंगे रघुराज सिंह के बारे में, तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा बुंदेला दरवाज़ा के ऊपर। ठीक है, इसके बाद आता है आपका जो बसीन की संधि था उसका बघेलखंड पर क्या प्रभाव पड़ा था। तो 1802 में ये संधि हुई थी। सोहागपुर चांदिया पश्चिमी बघेलखंड पर मराठों का अधिकार हो गया था। अंग्रेज़ों ने जो छोटी छोटी रियासतें थीं उनको राज्य का दर्जा देकर सनदें स्वीकार की, जैसे कि मैहर, सोहावल, कोठी, नागौद, चौबे। ठीक है, इसके पश्चात आते हैं आपके रघुराज सिंह। ये 1854 से 1880 तक इन्होंने शासन किया। रघुराज सिंह वही थे जिन्होंने रीवा में जो बुंदेला दरवाज़ा था हृदय शाह के द्वारा बनाया गया था उसको गिराया इन्होंने। ठीक है, इनके समय में जो सबसे महत्वपूर्ण घटना थी वह थे 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति में इन्होंने अंग्रेज़ों का सहयोग किया। अंग्रेज़ों ने इन्हें GCSI की उपाधि प्रदान की। इसके पश्चात ग्वालियर के जो दीवान सर दिनकर राव को इन्होंने आर्थिक मामले में सहायता हेतु आमंत्रित किया।
दीवान दीनबंधु पांडे जो अंग्रेज़ों के सहयोगी थे, उन्हें बहादुर की उपाधि दी। ठीक है। इसके बाद आते हैं आपके मार्तंड सिंह जूदेव। ये 1946 से 1995 तक, जब ये जो बघेलखंड रियासत थी इसका भारत में विलय हुआ, तब तक ये इसके शासक थे। ये भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपसे ऐसे क्वेश्चन कर लेगा कि भारत संघ में जब विलय हुआ बघेलखंड रियासत का, तो उस समय उसके शासक कौन थे। तो देखिए, इनके समय में भारत संघ में विलय हुआ था। फिर इन्हें विंध्य प्रांत का प्रमुख बनाया गया। सफ़ेद बाघ मोहन, ये उसको रीवा लाए थे। इसके बाद इन्होंने भाई टाइगर सफारी गोविंदगढ़ में, ये जो रीवा में गोविंदगढ़ भाई टाइगर सफारी की स्थापना कराई। आम अनुसंधान केंद्र गोविंदगढ़, इसकी स्थापना कराई। संवैधानिक सुधार समिति की स्थापना की, इसका गठन किया, जिसके अध्यक्ष हरि सिंह गौर को बनाया गया था। ठीक है। तो ये आपसे 3 मार्कर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। भाई टाइगर सफारी की स्थापना किसने कराई, या आम अनुसंधान केंद्र की स्थापना किसने कराई। ठीक है। संवैधानिक सुधार समिति का गठन किसने किया। तो इस तरीके से आपसे 3 मार्कर में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेंगे मार्तंड सिंह जूदेव, इनसे आपका 5 मार्कर क्वेश्चन भी बन सकता है। तो इस तरीके से आपको ये हर जो भी शासक है उनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो आप अलग से याद रखिएगा, क्योंकि अब जो 3 मार्कर आ रहे हैं वो आपसे सीधा क्वेश्चन के रूप में उनको पूछा जा रहा है। ठीक है। वेंकटरमण के बारे में देखते हैं। यहाँ से 2022 की मुख्य परीक्षा में क्वेश्चन सीधा पूछा गया है, वो भी 11 मार्कर क्वेश्चन आया था। ठीक है। तो ये इस तरीके का प्रश्न था इस बार जो आया था 11 मार्कर। मतलब लगभग लोगों को अंदाज़ा नहीं था कि ये कई लोगों को तो ये नहीं पता था कि ये किस मतलब वंश से संबंधित शासक के बारे में पूछा है। तो आपको क्या करना है, जितने भी आपकी रियासतें हैं उनमें जितने भी महत्वपूर्ण जो शासक हैं उनको आपको अच्छे से तैयार करना है। 11 मार्कर के रूप में भी तैयार कर लीजिए, बाकी 3 मार्कर और 5 मार्कर के रूप में आपको रखना है ना, क्योंकि 11 मार्कर थोड़े अनएक्सपेक्टेड आ रहे हैं। और आप अब ये नहीं सोच सकते कि भाई कोई पारंपरिक क्वेश्चन के रूप में आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो आपसे डीप में क्वेश्चन करेगा। ठीक है। तो वेंकटरमण के बारे में देखते हैं। ये बघेल वंश से संबंधित हैं। ठीक है। रीवा रियासत के शासक थे। और इसके बारे में अब देखिए, इनके जो आपके सुधार कार्य हैं तो उसमें आप देखेंगे सबसे पहले प्रशासनिक सुधार कार्य जो थे, इन्होंने फौजदारी एवं दीवानी मुकदमे के लिए कोर्ट की स्थापना कराई। 1898 में कोर्ट फीस और स्टाम्प के नियमों में परिवर्तन किए। मृत्युदंड के साथ साथ अर्थदंड का भी प्रारंभ कराया। प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य किया। संस्कृत विषय को अनिवार्य किया। बाघों के वध पे प्रतिबंध लगाया। इसके बाद इन्होंने 1904 में कमांडर इन चीफ का पद ग्रहण करके फौज का पुनर्गठन किया। बांधवगढ़, बघऊ, सतना में इन्होंने फौजी छावनियों की स्थापना की। अब देखिए, जैसे ये क्वेश्चन आपसे 11 मार्कर में पूछा जाए तो आपको क्या करना है कि आपको हेडिंग इस तरीके से, जैसे मान लीजिए ये आप लिखेंगे सैन्य सुधार, तो उसमें आप लिख देंगे कि कमांडर इन चीफ का पद ग्रहण किया और यहाँ इन्होंने फौजी छावनी स्थापना की। शिक्षा सुधार, शिक्षा में आप बताएंगे कि इन्होंने प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य किया, संस्कृत विषय को अनिवार्य किया। ठीक है। इसके बाद जो आपके प्रशासनिक सुधार हैं उसमें इन्होंने फौजदारी दीवानी मुकदमे के लिए कोर्टों की स्थापना कराई। स्टाम्प फीस या कोर्ट फीस में परिवर्तन किए। ठीक है। मृत्युदंड के साथ अर्थदंड प्रारंभ किए। तो इस तरीके से आप हेडिंग के रूप में ये आप बना लीजिएगा जब आपका जो आप आंसर लिखेंगे उस समय। ठीक है। ये आपको शॉर्ट में बता दिया है, यहाँ से आप एक ही उसमें पूरा आप याद रख सकते हैं। ठीक है। 1902 में इन्होंने दरबार प्रेस की स्थापना की। इसमें इन्होंने भारत भ्राता और शुभचिंतक, ये 2 इनके वो हैं समाचार पत्र हैं। भारत भ्राता इनका समाचार पत्र था और शुभचिंतक इनकी साप्ताहिक हिंदी पत्रिका थी। अब देखिए, ये यहाँ से आपसे 3 मार्कर में भी पूछा जा सकता है कि भाई भारत भ्राता या शुभचिंतक किसके समाचार पत्र थे। ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद इनके कल्याणकारी कुछ अन्य कार्य देख लेते हैं। 1895 में जब अकाल के समय इन्होंने अकाल पीड़ित कोष की स्थापना की और अकाल जो पीड़ित थे उनकी सहायता की। ठीक है। 1903 में दिल्ली जो दरबार आयोजित हुआ था उसमें ये शामिल हुए। अंग्रेज़ों ने इन्हें GCSI की उपाधि दी थी। देखिए, इससे पहले
जो रघुराज सिंह थे 1857 की क्रांति में इन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया था, उन्हें भी GCSI की उपाधि मिली थी। और ये जो वेंकटरमण थे ये भी अंग्रेज़ों के समर्थक थे, ठीक है। इसके बाद इन्होंने रीवा से उमरिया तक सड़क का निर्माण कराया। कोठी भवन, ये रीवा में इन्होंने कोठी भवन की स्थापना की थी। ये पशु पक्षी पोषण हेतु कोठी भवन का निर्माण इन्होंने रीवा में कराया था, ठीक है। तो इस तरीके से आप कीवर्ड याद रखिएगा और यहाँ से आप अपना 11 मार्कर आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका महाराज गुलाब सिंह। अब देखिए 11 मार्कर में जैसे 2022 में आपका वेंकटरमण पूछा जा चुका है, तो गुलाब सिंह के पूछे जाने की संभावना प्रबल हो जाएगी आगामी जो मुख्य परीक्षाएं होंगी उसमें, ठीक है। तो गुलाब सिंह को आप अच्छे से तैयार कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। 1918 से 1946 तक इनका शासनकाल रहा। ये वेंकटरमण के पुत्र थे, बघेल वंशीय शासक हैं, रीवा रियासत से संबंधित हैं। तो इस तरीके से आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। इसके बाद इनके जो सुधार कार्य रहेंगे, आप इस तरीके से एक फ्लो डायग्राम बनाइएगा और फ्लो डायग्राम बनाने के बाद उसमें आप इस तरीके से आप एक फ्लो चार्ट बना दीजिएगा ऐसे, ठीक है। और यहाँ आप बता सकते हैं कि प्रशासनिक सुधार, सामाजिक सुधार, शिक्षा संबंधी सुधार, न्यायिक सुधार, सैन्य सुधार, अन्य सुधार, इस तरीके से आप यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप के देखते हैं प्रशासनिक सुधार में। तो प्रशासनिक सुधार में इन्होंने 1934 में 41 सदस्यीय प्रजा परिषद का गठन किया। इसको आप थोड़ा सा इम्पोर्टेंट मान के याद कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से कई सारे 3 मार्कर भी बनेंगे आपके। जैसे प्रजा परिषद है, ये 41 सदस्यीय प्रजा परिषद थी, 1934 में इसकी इन्होंने स्थापना की। 1935 में पुष्पराजगढ़ सोहागपुर तहसील, ठीक है। इसके बाद 1932 में राज्य परिषद का गठन किया, उसमें खुद अध्यक्ष बने थे, ये स्वयं अध्यक्ष बने। उपाध्यक्ष इन्होंने ब्रजमोहन जोशी को बनाया और 6 अन्य इसमें मंत्री थे, ठीक है। एक प्रजा परिषद हो गई इनकी 1934, और 1932 में इन्होंने राज्य परिषद का गठन किया था। खासगी विभाग को अपने नियंत्रण में लिया, सोहागपुर एवं पुष्पराजगढ़ को तहसील का दर्जा दिया। इसके बाद इनके न्यायिक सुधार कार्य देखते हैं। 1927 में प्रथम कोर्ट स्थापित किया, ये बुढ़ार रीवा में स्थापना की थी इसकी। 1933 में चीफ कोर्ट रीवा में चीफ कोर्ट की स्थापना की, ये उच्च न्यायालय था उस समय का। इसके बाद इनके कृषि भू राजस्व संबंधित सुधार हैं, उसमें सबसे पहले इन्होंने 1934 में बैंक ऑफ बघेलखंड की स्थापना की। बैंक ऑफ बघेलखंड ये तकाबी ऋण से संबंधित था, कृषकों को ऋण देने से संबंधित था, ठीक है। इसके बाद इन्होंने 1935 में कृषि फार्म गठित किया कृषक प्रौद्योगिकी सहायता के लिए। इसके बाद 1939 में लिलिजी बांध, ये सिंचाई हेतु इन्होंने लिलिजी बांध की स्थापना कराई। 13 मार्च 1934, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपका पवई रूल, ये पवई रूल लेके आए थे। इसमें क्या हुआ था, जो वनोपज थी उस पर रीवा दरबार का अधिकार इसके बाद घोषित हो गया था, ठीक है। जो पवईदार थे उन पर लगान बढ़ा के 4 से 5 गुना लगान में वृद्धि कर दी गई थी, ठीक है। कृषकों हेतु लाए गए इस पवई रूल का काफ़ी ज़्यादा विरोध हुआ था और इसे काला कानून भी कहा गया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। यहाँ से आपसे ये 3 मार्कर पूछा जा सकता है कि पवई रूल किस शासक के द्वारा लाया गया था, है ना, या फिर किस तिथि में या सन में इसको लाया गया, या फिर ये किससे संबंधित था। तो इस तरीके से आपसे 3 मार्कर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद इन्होंने 1940 में श्री बघेलखंड फ्लोर मिल सतनाम इसकी स्थापना कराई। इसके बाद शैक्षणिक सुधार कार्य देखते हैं इनके। 1926 में हिंदी मिडिल कक्षा की परीक्षा का केंद्र प्रयाग से हटाकर ये सतना इन्होंने बनाया। 1932 में शिक्षा संचालक की नियुक्ति की। स्त्री शिक्षा हेतु इन्होंने सुदर्शन कुमारी बालिका उच्चतर विद्यालय की स्थापना की। 1938 में शिक्षा मंदिर नाम से विद्यालय की स्थापना की, अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित था। दलितों हेतु इन्होंने निःशुल्क शिक्षा कार्यक्रम चलाए। 1936 में पंचवर्षीय शिक्षा योजना की स्थापना की। रीवा में इन्होंने एक दरबार डिग्री कॉलेज की स्थापना की। बांधवीय प्रजामंडल कोष की स्थापना की, ये भी शिक्षा से संबंधित था। 1942 में बांधव नामक एक साहित्यिक पत्रिका का इन्होंने संचालन किया, ठीक है। तो इस तरीके से इनके ये शैक्षणिक सुधार कार्य हो जाएंगे। अब इसके बाद देखते हैं इनके जो सामाजिक सुधार कार्य थे। सामाजिक सुधार कार्यों में 1938 में जुबला जनाना अस्पताल की स्थापना की इन्होंने रीवा में। बाल विवाह, अस्पृश्यता, हलवाही प्रथा, इसके विरोध में कानून बनाए।
विधवा विवाह कानून एवं आश्रमों की स्थापना की। जाति प्रथा के विरोध हेतु इन्होंने सहभोज प्रथा का प्रारंभ किया। बघेलखंड बालचर मंडल, ये बघेलखंड बालचर मंडल ये नैतिक उत्थान के लिए इन्होंने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, इसके बाद आता है स्वाधीनता का समर्थन। ठीक है, ये स्वाधीनता के समर्थक थे। 1939 में जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें इन्होंने सुभाष चंद्र बोस का समर्थन किया था, जिसमें सुभाष चंद्र बोस विजयी रहे थे। बाद में महात्मा गांधी के विरोध के कारण उन्होंने अपना पद त्याग कर दिया था और राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, तो ये उसमें बोस के समर्थक थे। इसके बाद आप लिखिएगा निष्कर्ष, अपने युग के प्रथम समाज सुधारक नरेश कहे जाते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपके 11 मार्कर के रूप में महाराजा गुलाब सिंह के बारे में यहाँ मैंने सारे तथ्य आपको बता दिए हैं। तो आपका जो फ्रेमिंग भी मैंने आपको बता दिया किस तरीके से फ्रेम करना है, तो आप यहाँ से अपना आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपके कई सारे 3 मार्कर भी बन सकते हैं। तो जितने भी यहाँ से फैक्ट आपके निकलना है उनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, तो यहाँ से आपके 3 मार्कर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आपका, देखिए यहाँ कुछ प्रमुख रियासतें हैं इस बघेल वंश से संबंधित, नागौद, मेहर, कोठी, सोहाबल। तो ये आप पढ़ लीजिएगा एक बार। स्थापत्य कला के बारे में देखिए वैसे तो ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए तो आप इस तरीके से आपके स्थापत्य कला को लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक बार इसको पढ़ लीजिएगा तो आप यहाँ से समझ जाएंगे। अगर आपसे साहित्य के बारे में भी पूछा जाता है तो आप साहित्य से संबंधित मैंने यहाँ से कुछ आपके लिए फैक्ट रख दिए हैं इसमें, तो आप एक बार ये पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ से आपका स्थापत्य कला साहित्य ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, वैसे इतना महत्वपूर्ण है नहीं, लेकिन अगर पूछा जाए तो आपको एक पता होना चाहिए कि क्या क्या आप लिख सकते हैं। ठीक है, स्थापत्य कला से अगर संबंधित क्वेश्चन आ जाए तो आप उसमें क्या क्या फैक्ट आप दे सकते हैं। ठीक है, किन किन पॉइंटों को आपको वर्णन करना रहेगा, तो ये आप यहाँ से एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए होलकर रियासत जो थी ये मराठा, जो आपका मराठा साम्राज्य था उससे संबंधित थी। ठीक है, उन्हीं का एक पार्ट था, जो कि जिनका क्षेत्र कौन सा था, इंदौर क्षेत्र था। ठीक है, जो मालवा रीजन था ये इसमें थे। ठीक है, अब किसने इसकी स्थापना की थी, तो होलकर रियासत की स्थापना की थी पेशवा बाजीराव प्रथम के समय में मल्हारराव होलकर थे। ठीक है, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, युद्ध हैं ये आप याद रखिएगा, जैसे कि सारंगपुर का युद्ध है, ये आपसे देखिए 2 मार्कर में सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सारंगपुर का युद्ध किसके मध्य हुआ था या फिर ये किस वर्ष हुआ था। तो इस तरीके से आपसे 2 मार्कर में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है सारंगपुर का युद्ध। तो ये 1724 में हुआ था। मालवा पर मुगल सूबेदार गिरधर बहादुर और इधर मराठाओं में थे चिमंजी अप्पा और मल्हारराव होलकर। ठीक है, तो ये मल्हारराव होलकर ही हैं जिन्होंने यहाँ पे मालवा में आपका होलकर वंश की स्थापना की। ठीक है, तो इसमें आपको 2 नाम याद रखने हैं, एक तो गिरधर बहादुर ये जो कि मुगल सूबेदार था, दूसरा आपके मल्हारराव होलकर। ये युद्ध हुआ आपका 1724 में। ठीक है, इसके बाद अमझेरा का युद्ध, अमझेरा का युद्ध ये 1728 में हुआ है, धार के निकट हुआ है। ठीक है, इसमें कौन था, ये गिरधर बहादुर वही जो मुगल सूबेदार था। ये दूसरा युद्ध है जिसमें गिरधर बहादुर के साथ दया बहादुर ये भी मुगल सूबेदारी था, जबकि इनके सामने थे आपके पेशवा बाजीराव और चिमंजी अप्पा। ठीक है, अब इसमें सवाई जयसिंह का भी अप्रत्यक्ष रूप से इनको सहयोग प्राप्त हुआ था, ये भी पेशवाओं ने ही जीता था। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, 1729 में जो पेशवा थे बाजीराव प्रथम, इन्होंने होलकर, सिंधिया और पवारों के बीच में मालवा का विभाजन कर दिया था। ठीक है, तो इस तरीके से जो मालवा था वो होलकर, सिंधिया और पवारों को मिल गया था। ठीक है, इसके बाद आपका तीसरा जो युद्ध है ये है तिरला का युद्ध 1731 में, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, इसको भी आप याद रखिएगा। ये युद्ध जो 3 या 4 युद्ध हुए थे ये तीनों चारों ही काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें देखिए एक तो आपको 2 मार्कर यहाँ से बन जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, दूसरा जब आप किसी शासक के बारे में लिखेंगे तो उनसे संबंधित आप फैक्ट यहाँ से पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं तिरला का युद्ध, ये मालवा का जो मुगल सूबेदार है दया बहादुर और मराठों में थे आपके चिमंजी अप्पा, सिंधिया और मल्हारराव होलकर। ठीक है, तो इस तरीके से ये युद्ध भी मराठाओं ने जीता और यहाँ पे ये जो दया बहादुर था ये इस युद्ध में मारा गया। ठीक है, पेशवा ने मालवा को मल्हारराव होलकर, राणोजी सिंधिया इनके बीच में बांट दिया था। ठीक है, भोपाल का युद्ध ये 1737 में हुआ है, भोपाल का युद्ध। ठीक है, 1737 में इसमें हैदराबाद के निजाम और मराठाओं के
बीच ये युद्ध हुआ था। ठीक है, इसका कारण क्या था? उत्तर भारत में मराठाओं की चढ़ाई। ठीक है, अब मुगलों के द्वारा मराठाओं के विरुद्ध निजाम से सहायता मांगने के कारण जो निजाम थे उन्होंने मुगलों की सहायता की, तो इससे नाराज होकर मराठाओं ने हैदराबाद के निजाम थे उनके विरुद्ध ये युद्ध घोषित कर दिया। ठीक है, इसमें भी मराठाओं की विजय हुई थी और इस जो युद्ध था भोपाल युद्ध, इसमें हुई थी आपकी दौरासराय की संधि। ठीक है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी, इसको आप याद रखिएगा। ये निजाम और मराठाओं के बीच हुई है। ठीक है, और किस युद्ध के परिणाम स्वरूप हुई है? ये भोपाल का जो युद्ध हुआ था 1737, उसके परिणाम स्वरूप हुई। ठीक है, इसमें भी मराठाओं की विजय हुई थी और निजाम की हार हुई थी। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ये 4 युद्ध हैं। ये चारों युद्ध आपको याद रखने हैं, इनके वर्ष याद रखने हैं, किसके मध्य हुए थे ये आपको याद रखना है। ठीक है, और इसमें कौन विजय हुआ था। ठीक है, और किस प्रकार की क्या संधि हुई थी ये आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से देखिए सीधा सीधा आपसे 2 मार्कर क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट आपका मल्हारराव होलकर। ठीक है, तो इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो यही है कि ये होलकर वंश के संस्थापक थे। ठीक है, होलकर रियासत के जन्मदाता हैं। 1732 से 1766 तक इनका कार्यकाल रहा है। ठीक है, इनकी उपलब्धियां क्या क्या रहीं, उपलब्धियों के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले मालवा, इन्होंने मालवा विजय किया। इसमें सारंगपुर, अमझेरा, तिरला और भोपाल, ये जो चारों युद्ध लड़े गए थे उसमें इनका प्रत्यक्ष रूप से योगदान रहा था। ठीक है, इन्हीं युद्धों के पश्चात जो आपका मालवा क्षेत्र था वो पूरी तरीके से मराठाओं के उसमें आ गया था। ठीक है, वहाँ पे जो आपके मुख्य रूप से होलकरों को मालवा का जो प्रमुख क्षेत्र मिला था, जो इंदौर वाला ये रीजन था, ये आपके जो होलकर थे इनको मिल गया था। ठीक है, इसके बाद 1739 में पुर्तगालियों के खिलाफ चिमंजी को सहायता की इन्होंने और बेसिन का किला प्राप्त किया। 1743 में जयपुर के माधव सिंह को गद्दी प्राप्त कराने में सहायता की। अजयगढ़, कालिंजर एवं जौनपुर तथा भालकी के युद्ध में इन्होंने विजय प्राप्त की। तो अजयगढ़, कालिंजर, जौनपुर और भालकी युद्ध, ये 4 युद्धों में इन्होंने विजय प्राप्त की। इसके बाद पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में, आप सभी को पता होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण जो युद्ध है ये। इसमें अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच हुआ था। उस समय जो पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ थे, उनकी तरफ से सदाशिव राव ये युद्ध लड़ रहे थे। ठीक है, मल्हारराव होलकर थे, इन्होंने उस समय उन्हें सलाह दी कि आप इसको गोरिल्ला युद्ध के रूप में लड़िए, क्योंकि मराठा जो युद्ध लड़ा करते थे वो गोरिल्ला युद्ध पद्धति से युद्ध लड़ते थे। ठीक है, मतलब ये आमने सामने का युद्ध नहीं लड़ते थे, ये मतलब छुप के पीछे से हमला करना, इस तरीके का इनका युद्ध पद्धति थी। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो आपके मल्हारराव होलकर थे उन्होंने ये सलाह दी कि आप आमने सामने से युद्ध न लड़ते हुए गोरिल्ला युद्ध पद्धति से ही युद्ध लड़ें। लेकिन जो आपके बालाजी विश्वनाथ थे उनका अहंकार उनको ले डूबा, उनको लगा कि नहीं, हम तो काफ़ी हमारे सक्षम है, हमारी सेना काफ़ी बड़ी है, हम उसको सीधे हरा देंगे। और युद्ध का परिणाम आप सभी को पता है कि मराठाओं की जो शक्ति थी वो बिल्कुल यहाँ से छीन हो गई। और अगर ये युद्ध नहीं होता या फिर ये युद्ध मराठा जीत जाते तो काफ़ी कुछ अलग एक दृश्य आपको देखने को मिलता, क्योंकि इतिहास काफ़ी कुछ बदल जाता उस युद्ध से। ये काफ़ी निर्णायक युद्ध था। ठीक है, तो इसके बाद ये युद्ध हो गया, इन्होंने इसमें फिर भाग भी नहीं लिया था, मल्हारराव होलकर ने अपने को इस युद्ध से अलग कर लिया। ठीक है, इसके बाद 1747 में इंदौर में जो राजवाड़ा है, आप सभी ने देखा ही होगा इंदौर का राजवाड़ा, तो ये इन्होंने ही इसका निर्माण कराया था। ठीक है, 1747 में लगभग 40 युद्धों में इन्होंने सफलता प्राप्त की। 1766 में इनका निधन हुआ, आलमपुर भिंड में इनकी समाधि है। ठीक है, तो ये जो मल्हारराव होलकर है उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, तो इनके आधार पे आप अपना आंसर जो है आप अपना फ्रेम कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हैं आपके खंडेराव, ये मल्हारराव के पुत्र थे। इनका विवाह हुआ था अहिल्याबाई से। ठीक है, तथा इनके पुत्र थे मालेराव। इनके संबंध में इतना कुछ ज़्यादा है नहीं बताने के लिए, क्योंकि इनके समय मल्हारराव होलकर ही शासक थे और उसके बाद कुछ समय के लिए ये शासन संभाला। इनका एक युद्ध हुआ था, कुंभेड़गढ़ का किला में युद्ध हुआ था, उसमें इनका निधन हो गया। ठीक है, इसके बाद इनके जो पुत्र थे खंडेराव और अहिल्याबाई के जो पुत्र थे मालेराव, ये शासक बने, काफ़ी कम उम्र में थी इनकी। ठीक है, तो उनकी संरक्षिका के रूप में अहिल्याबाई होलकर ने ही शासन संभाला। अहिल्याबाई ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस होलकर वंश में। ठीक है, यहाँ से प्रश्न पूछने की प्रबल संभावना रहेगी।
तो अहिल्याबाई का जो शासनकाल है वो 1767 से लेके 1795 के मध्य है। ठीक है, इनका जन्म चौड़ी गांव औरंगाबाद में हुआ था। 8 वर्ष की आयु में मल्हारराव के पुत्र खांडेराव से इनका विवाह हुआ। इनका जो पुत्र था मालेराव तथा पुत्री मुक्ताबाई थी। ठीक है, तो जो मालेराव थे वो खांडेराव की जब मृत्यु हो गई तो मालेराव अल्पायु थे काफ़ी, उनकी काफ़ी 7 या 8 वर्ष की उम्र थी। उसी समय उन्हें शासक बना दिया गया तथा अहिल्याबाई उनकी संरक्षिका के रूप में रहीं। ठीक है, अब क्या हुआ कि शायद लगभग 8-9 वर्ष की आयु में ही मालेराव की भी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो मालेराव की मृत्यु हो जाने के बाद अहिल्याबाई स्वयं शासन को संभालती हैं। ठीक है, पेशवा ने मल्हारराव के भतीजे तुकोजी राव होलकर को मालवा का सूबेदार बनाया। जब ये मालेराव की मृत्यु हो गई तो जो तुकोजी राव होलकर हैं उन्हें पेशवा ने मालवा का सूबेदार नियुक्त किया। लेकिन क्या हुआ कि अहिल्याबाई ने तुकोजी राव को अपना सेनापति बना लिया और खुद शासन को संभाला। ठीक है, इनका काफ़ी विरोध भी हुआ था उस समय, लेकिन इन्होंने कूटनीतिक ढंग से उस विरोध को दबा दिया और अपने आप को अपने द्वारा शासन को संभाला गया। उपलब्धियां देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप इसको कैटेगराइज कर लीजिएगा कि राजनीतिक उपलब्धियां क्या थी, कल्याणकारी रूप में क्या क्या रहीं, सामाजिक क्या रहीं, तो इस तरीके से धार्मिक क्या उपलब्धियां थी, ये आपसे सीधा क्वेश्चन 10 मार्कर में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले राजनीतिक उपलब्धियां देखते हैं। सबसे पहला तो यही था कि इन्होंने कूटनीति के सहारे से स्वयं को शासक बनाया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो मराठा सरदार थे वो काफ़ी ज़्यादा विरोध कर रहे थे। ठीक है, उनमें से एक राघोबा थे। राघोबा ने तो जो मालवा वहाँ पे हमले का भी बोल दिया था कि अगर अहिल्याबाई शासक बनी तो हम मालवा पे हमला कर देंगे। ठीक, इंदिरा करके जो राजपूतों का विद्रोह था उसका इन्होंने दमन किया। कूटनीति एवं राजनीतिक चातुर्य से अंग्रेजों को भी अपने राज्य से दूर रखा। इनके काल को होलकर रियासत का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, एक चीज़ और थी, इन्होंने राजधानी अपनी महेश्वर राजधानी बनाई थी। ठीक है, इसके बाद इनके कल्याणकारी कार्यों में देखते हैं तो महेश्वर में कई सारे घाटों का निर्माण कराया। ठीक है, जैसे कि अहिल्या घाट हुआ आपका। ठीक है, इसके बाद महेश्वर का किला, महेश्वर में साड़ी उद्योग की स्थापना की, राज्य में सड़कों का विस्तार किया। धार्मिक जो उपलब्धियां हैं उसमें देखते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा धार्मिक थी। ठीक है, तो भगवान शिव की काफ़ी ज़्यादा भगवान शिव की काफ़ी भक्त थी। ठीक है, तो स्वयं को न्यासी के रूप में रखा इन्होंने और शिव का शासन रखा एक तरीके से। ठीक है, इन्होंने जो रुपए मतलब सिक्के चलाए थे उस पर शिवलिंग और नंदी का अंकन कराया। मंदिरों का निर्माण कराया इन्होंने। जो सोमनाथ और विश्वनाथ मंदिर थे उनका पुनर्निर्माण कराया इन्होंने। बद्रीनाथ, केदारनाथ, इन मंदिरों में भी इन्होंने कुछ पुनर्निर्माण कार्य कराए। गया में अष्टपदी मंदिर का निर्माण कराया। मणिकर्णिका घाट, ये बनारस में है, मणिकर्णिका घाट का निर्माण कराया। ठीक है, तीर्थ यात्रियों के लिए धर्मशाला का निर्माण कराया और मंदिरों को दान भी किया, जिसमें अयोध्या और रामेश्वरम जो प्रमुख हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें दार्शनिक रानी भी कहा गया। तो ये महत्वपूर्ण रहेगा। यहाँ से आप एक 2 मार्कर के रूप में भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, जैसे कि अष्टपदी मंदिर है, मणिकर्णिका घाट है। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें से। ठीक है, तो ये 2 मार्कर में भी आपका महत्वपूर्ण रहेगा। निष्कर्ष में लिख सकते हैं अंत में कि प्रजापालक एवं धर्मपरायण शासिका रहीं। प्रजा वात्सल्यता के कारण मालवांचल में आज भी उन्हें देवी तुल्य माना। राजनीतिक रूप से निकटस्थ सिंधियाओं से भी इन्होंने मधुर संबंध बनाए। साम्राज्य की सुरक्षा की। ठीक है, 1795 में महेश्वर में इनका देहांत हुआ, वहीं पे इनकी छतरी बनी हुई है। ठीक है, इसके बाद तुकोजी राव प्रथम, ये तुकोजी राव वही हैं जिन्हें अहिल्याबाई ने अपना जो क्या बोलते हैं सेनापति नियुक्त किया था। ठीक है, मालेराव की मृत्यु के उपरांत पेशवा द्वारा इन्हें सूबेदार बनाया गया पहले, फिर अहिल्याबाई ने इनको अपना सेनापति बना लिया था। ठीक है, इनकी उपलब्धियां देख लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण रहेगा इनका जो इन्होंने इंदौर अपनी राजधानी बनाई। महेश्वर राजधानी किसने बनाई थी? अहिल्याबाई ने बनाई थी। ठीक है, उसके बाद महेश्वर से इंदौर राजधानी स्थापित की वो तुकोजी राव प्रथम ने की थी। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है आपसे, ये महत्वपूर्ण रहेगा, इस पॉइंट को याद रखिएगा कि महेश्वर से इंदौर राजधानी स्थानांतरण किसने किया? तुकोजी राव प्रथम के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसी के साथ इन्होंने यूरोपीय पद्धति पर सेना का संगठन किया। सेना का आधुनिकीकरण के लिए जाने जाते हैं ये। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था उसमें टीपू के विरुद्ध इन्होंने अंग्रेजों का साथ भी दिया था। ठीक है, तो ये कुछ इनसे संबंधित तथ्य थे। तो यशवंतराव प्रथम ये भी इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके। ठीक है, इनका कार्यकाल रहा है 1797 से लेकर 1811 तक। ये तुकोजी राव के औरस पुत्र थे। ठीक है,
इसके बाद 1802 में जो बसीन की संधि हुई थी अंग्रेज और पेशवाओं के मध्य, ये उसमें शामिल थे। ठीक है, पेशवा एवं सिंधिया को इन्होंने पराजित किया क्योंकि इनसे संबंध खराब हो गए थे सिंधियाओं से। 1804-1805 में अंग्रेजों से संघर्ष किया और राजपुर घाट की संधि हुई। ठीक है, इसके बाद ये जो संधि हुई थी यशवंत राव और बेलेजली के बीच हुई थी द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के पश्चात। इसमें इन्होंने चंबल का जो उत्तरी भाग है वह और बुंदेलखंड का भाग ये इनको छोड़ना पड़ा था, मतलब अंग्रेजों को देना पड़ा था। ठीक है, राजपुर घाट की संधि। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में इन्होंने भाग लिया था 1803 से 1805 के मध्य जो हुआ था। उसके पश्चात जो राजपुर घाट की संधि हुई थी, ठीक है, इसमें इन्हें चंबल का उत्तरी भाग और बुंदेलखंड का भाग छोड़ना पड़ा था। ठीक है, तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में होलकरों की तरफ से यशवंत राव प्रथम थे। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। एक और इनके संबंधित जो इम्पोर्टेंट तथ्य है, इंदौर से इन्होंने भानपुरा, जो मंदसौर का भानपुरा है, वहाँ पे इन्होंने इंदौर से राजधानी अपनी स्थानांतरित की थी। ठीक है, भानपुरा में ही तोपखाना बनवाया। यहीं पर यशवंत राव की मृत्यु हुई और उनकी छतरी यहीं बनी हुई है। ठीक है, इनकी उपाधियाँ देख लेते हैं। राज राजेश्वर, अलीज शाह बहादुर, ये इन्हें शाह आलम द्वितीय के द्वारा दी गई थी। ठीक है, तथा NS इनामदार के द्वारा इन्हें मध्य भारत का नेपोलियन कहा गया है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है 2 मार्कर में कि मध्य भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो ये यशवंत राव प्रथम है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप। इसके बाद आपके नेक्स्ट है मल्हार राव। मल्हार राव द्वितीय 1811 से 1833 इनका शासनकाल है। अल्पायु शासक के रूप में इन्होंने अपना शासन प्रारंभ किया। इनकी जो माता थी तुलसाबाई, वह इनकी संरक्षिका थी। ठीक है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817-19 के मध्य जो हुआ उसमें इन्होंने भाग लिया। इसके पश्चात महिदपुर युद्ध 1817, इसमें अंग्रेजों से ये पराजित हुए। 1818 में मंदसौर की संधि, अंग्रेजों से पराजित होने के बाद इन्होंने मंदसौर की संधि की, जिसमें इनके जो क्षेत्र था उसका 2/3 अंग्रेजों के संरक्षण में चला गया। पेशवा का अस्तित्व समाप्त हो गया और इंदौर में भी ब्रिटिश रेजिडेंट की नियुक्ति हो गई थी। ठीक है, एक और महत्वपूर्ण तथ्य है 1818 में राजधानी वापस भानपुर से इंदौर परिवर्तित हो गई थी। ठीक है, इनके कुछ निर्माण हैं, जैसे कि पंडरीनाथ मंदिर, पुराना महल, ये इन्होंने इंदौर में निर्माण कराया था। महू में ब्रिटिश छावनी का इन्होंने निर्माण कराया था। तुकोजी राव द्वितीय, ठीक है, इनका दूसरा नाम है जशवंत होलकर। इनका जो शासनकाल है 1844 से 1886 रहा। कृष्णाबाई द्वारा 12 वर्षीय जसवंत को गोद लिया गया, तो ये दत्तक पुत्र थे। ठीक है, तुकोजी राव प्रथम के। इनकी जो उपलब्धियां हैं वो देख लेते हैं। पंचायत पद्धति लागू की, निष्पक्ष न्याय हेतु इन्होंने कार्य किए। रेलवे से संबंधित इनके कार्य थे। 1864 में अनुमति एवं ऋण प्रदान किया रेलवे के लिए। 1875 में इंदौर खंडवा रेल लाइन इन्हीं के कार्यकाल में शुरू की गई। ठीक है, इन्हीं के द्वारा, मतलब इन्हीं के प्रयासों से इंदौर खंडवा रेल लाइन का काम प्रारंभ हुआ। ग्वालियर, बड़ौदा, त्रावणकोर, कश्मीर, जयपुर आदि रियासतों के साथ इन्होंने मित्रवत संबंध स्थापित किए। बड़ौदा राज्य में महारानी जमुनाबाई की सहायता की। धार राज्य की सुरक्षा में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। मैसूर में पुनः बाडियार सत्ता की स्थापना का इन्होंने समर्थन किया और विभिन्न विभागों एवं कानूनों का गठन इनके द्वारा किया गया। इनके आर्थिक उपलब्धियां देख लेते हैं। सर टी माधव राव को दीवान बनाया, आर्थिक सुधार लागू किए। ठीक है, इसके बाद 1865 में भूमि पैमाइश का प्रारंभ की। तकाबी ऋण इन्होंने प्रारंभ कराए। तकाबी ऋण रहता है जो किसानों को मतलब कृषि कार्यों हेतु जो सरकार की तरफ से ऋण दिए जाते हैं, वो तकाबी ऋण कहलाता है। ठीक है, इन्होंने एक पृथक राजस्व विभाग की स्थापना की जिसे सायर कहा गया। ठीक है, इसके बाद उद्योगों के लिए आधुनिक जो इंदौर है उसके उद्योगों की इन्होंने ही नींव रखी। 1867 में स्टेट कपड़ा मिल इन्होंने स्थापना कराई। ठीक है, इसके बाद इंदौर में कई दुकानें खुलवाईं और व्यापारियों को इन्होंने आर्थिक सहायता प्रदान की। इसके बाद कुछ अन्य इनके जो कार्य हैं वो देख लेते हैं। कोर्ट फीस स्टाम्प ये जारी किए। जंगल खाता विभाग खोला। अनावश्यक जो जागीरें थीं उन्हें जब्त किया। रेलवे हेतु भारत सरकार को 1 करोड़ का ऋण प्रदान किया। अनावश्यक सेना में भी इन्होंने कमी की। ठीक है, 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें इंदौर का क्या भाग रहा वो देखते हैं। 1857 की जो क्रांति थी आप सभी को पता होगा, इसमें जो होलकर रियासत थी इन्होंने अंग्रेज़ों का ही साथ दिया था। ठीक है, तो ब्रिटिश शासन का इन्होंने सहयोग किया। ब्रिटिश शासन का ही
पूरी तरीके से सहयोग किया था। इनके समय में जो इंदौर का ब्रिटिश रेजिमेंट था, कर्नल ड्यूरेंट था। 1 जुलाई 1857 को विद्रोहियों ने इंदौर रेसिडेंसी को लूटा। कर्नल ड्यूरेंट जो था वो सीहोर चला गया और खजाना महू में ही छोड़ गया, खजाना को महू बेच दिया गया। महाराजा ने अमझेरा एवं सरदारपुर में हैंसिंग की सहायता की। महू छावनी से महाराजा के सैनिक सादत खां का विद्रोह हुआ। ये हम आगे जो क्रांतिकारी विद्रोह पढ़ेंगे उसमें इनको डिटेल में पढ़ा जाएगा। बाजीराव ये काफ़ी शिक्षित थे। इनके प्रधानमंत्री रघुनाथ राव थे। इनकी उपलब्धियां देख लेते हैं। यूरोपीय देशों की इन्होंने यात्रा की, पड़ोसी राज्यों से मित्रवत संबंध बनाए। शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने तकनीकी संस्थान 1889 में स्थापना की। 1891 में उच्च शिक्षा संस्थान जो कि वर्तमान में इंदौर में होलकर कॉलेज के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये इन्हीं के प्रयासों से उसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद लालबाग पैलेस, शिव विलास या सुख विलास जिसे कहते हैं, ये महल 1899 और 1900 के मध्य जो अकाल पड़ा था उसमें इन्होंने गरीब खाने की स्थापना की थी जनसेवा के लिए। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाएगा, यहाँ से ये 2 मार्कर में आपसे पूछा जा सकता है। लालबाग पैलेस की स्थापना किसने की थी? तो ये शिवाजी राव थे आपके। ठीक है, इसके बाद तुकोजी राव तृतीय 1903 से 1926 अल्पायु शासक थे। रेजिडेंट की अध्यक्षता में काउंसिल का गठन किया गया शासन संचालन के लिए। इनके कार्य थे शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति एवं सहायता, सड़क निर्माण, बिजली कारखाना, टाउन हॉल का निर्माण। ठीक है, इसके बाद संस्कृत महाविद्यालय, महिला महाविद्यालय, अहिल्या आश्रम विद्यालय। ठीक है, ये इन्होंने स्थापना कराई। हुकुमचंद मिल ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही है पिछले कुछ समय में। हुकुमचंद मिल 1914 में इन्हीं के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कृषि अनुसंधान केंद्र ये इंदौर में इन्होंने स्थापना कराई। सहकारी समितियों की स्थापना कराई। महेश्वर बैंक की स्थापना कराई। ठीक है, तो ये इनके कुछ महत्वपूर्ण जो स्थापनाएं थी। इसके पश्चात 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उसमें इन्होंने ब्रिटिश जो शासन है उनकी सहायता की। विधवा विवाह के प्रयास किए इन्होंने और सिविल मैरिज एक्ट हेतु इन्होंने महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया। ठीक है, 1923 में नवरत्न मंदिर इंदौर में जो वर्तमान में केंद्रीय विद्यालय है, आप सभी ने देखा होगा इंदौर का, तो वो नवरत्न मंदिर के रूप में इन्होंने उसकी स्थापना कराई थी। वर्तमान में वो केंद्रीय संग्रहालय कहलाता है। ठीक है, इसके बाद आपके आते हैं यशवंतराव होलकर द्वितीय 1926 से 1948 इनका शासनकाल रहा। अल्पायु शासक के रूप में इन्होंने अपने शासन की स्थापना की प्रारंभ किया। 1 जनवरी 1950 जब भारतीय संघ में विलय हुआ तो विलय संधि पे इन्हीं के हस्ताक्षर थे। मध्य भारत क्षेत्र जो बना उसके ये प्रमुख बनाए गए। भारत की स्वतंत्रता और रियासतों के एकीकरण इन्हीं के। सिंधिया रियासत, सिंधिया वंश की जो संस्थापक थे वो थे राणोजी सिंधिया। राणोजी सिंधिया महाराष्ट्र के सतारा जिले के कन्हेरगढ़ गांव से संबंधित थे। ठीक है, इनके पिता का नाम जनकोजी सिंधिया था। जो इन्होंने अपने कार्य का प्रारंभ किया, पेशवा बाजीराव मराठा सरदार के रूप में इन्होंने अपना कार्य प्रारंभ किया। इसके बाद बालाजी विश्वनाथ के घुड़सवार सैनिक में ये शामिल हुए। इन्होंने अपनी राजधानी उज्जैन को बनाया। पेशवा के अभियानों में ये शामिल हुए। 1731 का जो दिल्ली अभियान था उसमें शामिल हुए। उज्जैन का महाकाल मंदिर, इसका जीर्णोद्धार इन्होंने ही करवाया था। ठीक है, इसके बाद हैं आपके दत्ताजी सिंधिया 1755 से 1760 इनका शासनकाल रहा। शुक्रताल का युद्ध ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, इसको याद रखिएगा। यहाँ से आपसे 2 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है सीधा। शुक्रताल का युद्ध, ठीक है, किसके बीच लड़ा गया? बंगाल के जो नजीब खां थे तथा दत्ताजी सिंधिया के मध्य ये युद्ध हुआ, जिसमें दत्ताजी सिंधिया की पराजय हुई और ये वीरगति को प्राप्त हुए। ठीक है, तो ये शुक्रताल का युद्ध काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। जनकोजी सिंधिया, इनका शासनकाल है 1760 से 1761। पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था उसमें ये शामिल हुए, जिसमें पराजय के कारण इन्हें बंदी बना लिया गया और इनकी हत्या कर दी गई। ठीक है, पानीपत का तृतीय युद्ध आप सभी को पता होगा, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य 1761 में लड़ा गया था। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण युद्ध है। महादजी सिंधिया, ठीक है, महादजी सिंधिया ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। इनका शासनकाल रहा है 1761 से 1794। राणोजी सिंधिया के ये चौथे पुत्र थे। महादजी सिंधिया 1765 में सबसे पहले गोहद के जाट राजा राणा लोकेंद्र को पराजित करके ग्वालियर का किला जीता। ठीक है, मुगलों से संबंधित बादशाह सालम द्वितीय की सहायता की इन्होंने, तथा 1772 में बादशाह को इलाहाबाद से दिल्ली स्थापित किया।
1788 में पुनः बादशाह को गुलाम कादर के द्वारा पदस्थ करने पर पुनर्स्थापित कराया। बादशाह के नायब वकील की इन्होंने उपाधि प्राप्त। अंग्रेजों से संबंधित क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 के बीच लड़ा गया। इसमें इन्होंने भाग लिया। ठीक है। सालबाई की संधि की 1782 में। महादजी सिंधिया को महाराजा की उपाधि एवं राज्य ये अंग्रेजों के द्वारा दिया गया। ठीक है। 1783 में ग्वालियर। 1784 में गोहद को अपने अधिकार में लिया। कुशल सेना नायक के रूप में सेना का आधुनिकीकरण किया इन्होंने। फ्रांसीसियों से सेना को प्रशिक्षण कराया। सिंधिया साम्राज्य का यह इनका जो समय काल था वो सिंधिया साम्राज्य का चरमोत्कर्ष काल कहा गया। इनका जो साम्राज्य था वो नर्मदा से सतलज तक इनका साम्राज्य विस्तारित था। ठीक है। इनकी मृत्यु हुई है पूना बनवाड़ी में। के दौलतराव सिंधिया, इनका शासनकाल है 1794 से 1827 तक। महादजी सिंधिया के ये दत्तक पुत्र थे। इनका विवाह बैजाबाई सिंधिया के साथ हुआ था। ठीक है। ये आपसे 2022 में बैजाबाई के ऊपर क्वेश्चन आया था 3 मार्कर, तो याद रखिएगा। बैजाबाई ने ही गोपाल मंदिर का निर्माण कराया था। इनकी उपलब्धियां देख लेते हैं। मार्च 1794 में कुडरला का युद्ध, ये कुडरला का युद्ध भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है। 1794 में हुआ था। किसके मध्य हुआ था? ये निजाम और दौलतराव सिंधिया के मध्य हुआ था। ठीक है। इसका कारण क्या था? निजामों से चौथ वसूली से संबंधित इनका झगड़ा था। ठीक है। तो ये उसमें विजय हुए थे, निजाम पराजित हुए थे और उनको चौथ देना पड़ा था। ठीक है। चौथ एक प्रकार का कर होता था जो मराठा के द्वारा लिया जाता था। होलकर पेशवा और अंग्रेजों से इनके किस तरीके के संबंध रहे थे वो देखते हैं। पेशवा एवं सिंधिया का होलकर युद्ध हुआ जिसमें यशवंत राव विजेता रहे। ठीक है। और उन्होंने पूना पर अधिकार कर लिया। 1802 बसीन की संधि पेशवा और बैलीजली के मध्य हुई। 1803 में सुरजी अर्जुन गांव की संधि दौलतराव और बैलीजली के मध्य हुई थी। ठीक है। इसमें जयपुर, जोधपुर, भड़ौच, गोहद, अजंता ये इन्हें अंग्रेजों को देना पड़ा था। 1804 में बुरहानपुर की संधि की इन्होंने अंग्रेजों के साथ, जिसमें अंग्रेजों की सैन्य सहायता देने का इन्होंने स्वीकार किया। अंग्रेज रेजिडेंट मेलकॉम, ये इनके समय में इसकी नियुक्ति की गई। ठीक है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के पश्चात ग्वालियर की संधि नवंबर 1817 में हुई। चंबल का दक्षिण पश्चिम जो क्षेत्र था वहाँ से इनका प्रभुत्व समाप्त हो गया था सिंधियाओं का, और पिंडारियों का दमन करने का इन्होंने वचन दिया। कला और साहित्य के क्षेत्र में क्या उपलब्धियां थी वो देख लेते हैं। 1810 में लश्कर की स्थापना की, जो ग्वालियर में लश्कर क्षेत्र है वो इन्होंने ही स्थापित कराया था। तथा सबसे महत्वपूर्ण इनका जो कार्य था वो उज्जैन से ग्वालियर राजधानी ट्रांसफ़र करना। ठीक है। ये पूछा जा सकता है आपसे कि उज्जैन से ग्वालियर राजधानी किसने परिवर्तित की थी। ठीक है। ये मोतियों का व्यापार करते थे, इसलिए इन्हें मोतीवाला की उपाधि दी गई। फूलबाग का निर्माण भी इन्होंने कराया था। ग्वालियर में जो फूलबाग है उसका निर्माण भी इन्होंने कराया था। तथा पद्माकर, जो कवि पद्माकर थे वो इनके राजकवि थे। ठीक है। जनकोजी राव सिंधिया, इनका कार्यकाल था 1827 से 1843 तक। बैजाबाई के दत्तक पुत्र थे, इनका नाम मुकुट राव भी है। अंग्रेज रेजिडेंट कर्नल स्लीमैन इनके समय में नियुक्त किया गया। ठीक है। बैजाबाई, इन्हीं ने बैजाताल और गोपाल मंदिर, जो उज्जैन का गोपाल मंदिर है, तथा ग्वालियर का बैजाताल, इनकी स्थापना कराई थी। जनकोजी ने बैजाबाई का प्रभाव कम करने के लिए लॉर्ड बेंटिंग की सहायता से बैजाबाई को उज्जैन भिजवा दिया। जयाजी राव सिंधिया, इनका शासनकाल है 1843 से 1886 तक। ये भी दत्तक पुत्र थे। इनका नाम भागीरथ राव था। अल्पवयस्क होने के कारण इनके समय में जो शासन का संचालन किया वो काउंसिल ऑफ रेसिडेंसी ने किया। 1857 की क्रांति इन्हीं के समय में हुई थी। तो 1857 क्रांति के कारण जयाजी राव काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इस क्रांति में जयाजी राव ने अंग्रेजों की सहायता की। लक्ष्मीबाई के ग्वालियर आक्रमण पर सिंधिया संपूर्ण सेना एवं कोषागार छोड़कर आगरा चले गए। बिंसदारी एवं इजारेदारी के स्थान पर भूमि बंदोबस्त लागू किया। स्थापत्य जयविलास महल, ये भी 2 मार्कर में आपसे पूछा जा सकता है। जयविलास महल की स्थापना जयाजी राव सिंधिया के द्वारा की गई। इसका जो वास्तुकार था वो माइकल फरोज था। 1874 में इसका निर्माण किया गया। जल विहार, कंपू महल, मोती महल, राजमहल, तालाब, ये सभी इन्होंने ही स्थापना इनकी कराई थी। इसके पश्चात है माधवराव सिंधिया प्रथम। 1886 से 1925 इनका शासनकाल रहा।
10 वर्ष की आयु में इनका राज्याभिषेक हुआ। इनके समय में प्रारंभ में काउंसिल ऑफ रेसिडेंसी ने शासन किया। इन्हें माधव महाराज की उपाधि दी गई। प्रशासन को इन्होंने 9 विभागों में बांटा। 2 प्रतिनिधि संस्थाओं की स्थापना की, मजलिस-ए आम तथा मजलिस-ए कानून। ठीक है। पुरातत्व विभाग की स्थापना की। रेलवे का गठन। आर्थिक प्रशासन देख लेते हैं इनका। 4 भागों में इन्होंने प्रशासन को विभाजित किया, प्रांतीय, जिला, परगना तथा ग्राम। ठीक है। बिंजदारी के और इजारेदारी ये राजस्व व्यवस्थाएं थी। 1887 में नगर पालिका तथा 1912 में पंचायतों का गठन किया। शिक्षा के क्षेत्र में इनका योगदान। ग्वालियर में विक्टोरिया कॉलेज, 1897 में सरदार कॉलेज, सिंधिया जो वर्तमान में सिंधिया स्कूल है। ठीक है। सिंचाई कृषि के लिए इन्होंने देखिए 1905 सिंचाई विभाग की स्थापना की। 3 बांध ग्वालियर में 3 बांध हैं, हरसी, तिघरा और ककेटो, इन बांधों की स्थापना कराई। सिंचाई विभाग को इंजीनियरिंग विभाग से पृथक करके प्रत्येक जिले में सिंचाई अधिकारी की इन्होंने नियुक्ति की। उद्योगों के लिए 1920 में ग्वालियर पॉटरीज फैक्ट्री, 1920 में ही औद्योगिक विकास मंडल, ग्वालियर के लाख खिलौने, लघु कुटीर उद्योग। 1905 में द ग्वालियर इंजीनियरिंग वर्क्स की स्थापना इनके द्वारा की गई। सामाजिक समरसता के लिए फूलबाग में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा एवं चर्च का निर्माण कराया। मुहर्रम और जो अन्य मुस्लिम त्यौहार थे वो भी इन्होंने मनाने प्रारंभ किए। ताजिया भी इन्हीं के काल में ताजिया रखने की प्रथा भी प्रारंभ हुई। ठीक है। ताजिया रखने की प्रथा भी प्रारंभ हुई। इसके बाद हैं आपके जीवाजी राव सिंधिया। इनका शासनकाल है 1925 से 1961। 9 वर्ष की आयु में ये शासक बने। इनके समय में इनके वयस्क होने तक काउंसिल ऑफ रेसिडेंसी ने शासन कार्य देखा। इनका विवाह लेखा दिव्यश्री से हुआ था, जो विजयराजे सिंधिया हैं। ठीक है। उन्हीं का नाम लेखा दिव्यश्री था। 23 जनवरी 1948 को इन्हीं के शासनकाल में ग्वालियर रियासत का भारत में विलय हुआ। प्रशासक के रूप में मजलिस-ए कानून और मजलिस-ए आम, इन 2 अदारे थे, इनको इन्होंने समाप्त करके द्विसदन मंडल की स्थापना की। 1940 में तख्तमल जैन को मंत्री नियुक्त किया। कृषकों के लिए इन्होंने सहकारी संस्थाएं और पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की। लखनऊ विश्वविद्यालय से प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर राधा मुकुंद मुखर्जी को इन्होंने ग्वालियर बुलाया। शिक्षा के क्षेत्र में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। जीवाजी विश्वविद्यालय का नामकरण इन्हीं के नाम पे है। गजराराज मेडिकल कॉलेज की इन्होंने स्थापना कराई। माधवराव इंजीनियरिंग कॉलेज इन्होंने प्रारंभ कराया। कमलाराजे कन्या महाविद्यालय की स्थापना कराई। ग्वालियर में जो शारीरिक शिक्षा संस्थान है वो भी इन्हीं के द्वारा प्रारंभ किया गया था। भारत संघ का निर्माण 23 जनवरी 1948 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर। 1948 में 25 रियासतों से मध्य प्रांत का गठन हुआ। इसके प्रमुख बनाए गए जीवाजी राव सिंधिया। भारत संघ को 54 करोड़ रुपए इन्होंने दान किए थे। ठीक है। सिंधिया काल की स्थापत्य कला, इसमें देख लीजिए स्थापत्य में गोरकी महल, ये गोरकी महल ग्वालियर में। ठीक है। जयविलास महल 1874 में जयाजीराव सिंधिया के द्वारा इसकी स्थापना कराई गई। माइकल फ्रोज इसके वास्तुकार थे। ये इटालियन स्थापत्य का नमूना है। ठीक है। इटालियन स्थापत्य कला का प्रमाण है। किंग जो एडवर्ड थे उनके आगमन पे ये जो जयविलास पैलेस है इसका इन्होंने निर्माण कराया था। वर्तमान में इसका कुछ भाग संग्रहालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। बाकी का शेष भाग जो है वो सिंधिया घराने के पास अभी भी। संगमरमर से निर्मित ये पूरा महल है, लोगों ने देखा भी होगा आप में से। ठीक है। जॉर्ज कैसल भवन जीवाजी राव सिंधिया के द्वारा जॉर्ज पंचम का जब भारत आगमन हुआ 1911 में, तो उन्हीं के लिए जॉर्ज कैसल ये शिवपुरी में इसकी स्थापना कराई गई थी। ये पर्शियन और इतावली शैली में इसका निर्माण किया गया था। बलुआ पत्थर एवं ईंटों से निर्मित ये जॉर्ज कैसल भवन है। और ऐसा बताया जाता है कि एक रात में इस पूरे जो जॉर्ज कैसल की कोठी है इसको निर्माण करा दिया गया था। बैजाताल बैजाबाई के द्वारा ग्वालियर में बैजाताल की स्थापना की गई। मोती महल जयाजीराव सिंधिया के द्वारा मोती महल की स्थापना की गई।
पाश्चात्य शैली में निर्मित है ये। 1947 से 1956 तक जो मध्य भारत प्रांत था उसकी विधानसभा भवन के रूप में मोती महल का ही उपयोग किया जाता था। ठीक है। विक्टोरिया भवन ग्वालियर में है ये। जॉर्ज पंचम के आगमन पर विक्टोरिया भवन की स्थापना की गई, इसका निर्माण कराया गया। ये चूना पत्थर और संगमरमर से निर्मित इमारत है। विक्टोरिया भवन में कुछ समय पहले कुछ वर्षों पहले ही इसमें आग लग गई थी। ये पूरा मतलब खंडर हो चुका था, इसका पुनर्निर्माण करा दिया गया है सरकार के द्वारा। पहले इसमें पुस्तक बाजार लगता था, वर्तमान में इसको संग्रहालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। ठीक है। इसके अलावा कमला राजा भवन, कमला राजा महाविद्यालय, कोठी पैलेस, ये कुछ स्थापत्य संबंधित प्रमुख भवन और महल हैं। कुछ छत्रियाँ भी हैं इनके समय की। मुगल, मराठा, राजपूत शैली पर आंग्ल प्रभाव देखा जाता है। छत्रीबाग ग्वालियर, शिवपुरी में इनकी प्रमुख छत्रियाँ हैं। मंदिर देख लेते हैं इनके समय में निर्मित। ग्वालियर में फाल्के का राम मंदिर, जिनसी वाले राम मंदिर और गोपाल मंदिर, ये उज्जैन का। ठीक है। गोंडवाना रियासत के बारे में पढ़ते हैं। गोंडवाना रियासत की स्थापना की थी आपके यादव राव ने। ये गोंड वंश से संबंधित है। ठीक है। इन्होंने गोदावरी के तट पे 1328 से 1440 के मध्य में सेहल गांव में इन्होंने इस रियासत की स्थापना की है। यादव राय ने मां नर्मदा की प्रेरणा से गढ़ा की राजकुमारी रत्नावली से विवाह करके गढ़ा वंश की स्थापना की। ठीक है। तो यहाँ से आपसे एक 2 मार्कर में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि गोंडवाना रियासत की स्थापना किसने की। ठीक है। इसके बाद इस गोंडवाना रियासत से संबंधित कुछ साक्ष्य देखते हैं। रामनगर शिलालेख, ये आपका संस्कृत का शिलालेख है। इसमें गढ़ा की राजनीतिक सत्ता के बारे में जो प्रथम साक्ष्य मिलते हैं वो इसी शिलालेख से मिलते हैं। ठीक है। इसे 1667 में हृदय शाह ने इसको उत्कीर्ण कराया था। यादव राय से लेकर हृदय शाह तक के 54 शासकों के बारे में यहाँ से वर्णन आपको मिलता है। ठीक है। तो ये अगर आप किसी भी शासक के बारे में, गोंड वंश से संबंधित शासक के बारे में लिखें तो वहाँ पे आप साक्ष्य में ये दे सकते हैं रामनगर शिलालेख के बारे में। ठीक है। इसके बाद है आपका गणेश नृप वर्णनम। गणेश नृप वर्णनम ये आपका संस्कृत श्लोक संग्रह, 54 इसमें श्लोक हैं। गोंड वंश के बारे में यहाँ से जानकारी मिलती है। गोंड वंश के 63 शासकों का उल्लेख इसमें किया गया है। ठीक है। इसकी रचना की है रूपनाथ झा ने। कर्नल सिलीमैन 1837 में यादव राय से सुमेर शाह तक का वर्णन इनके द्वारा किया गया है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं दक्षिण भारत से संबंध इनका। मूलतः ये आंध्र प्रदेश के द्रविड़ियन से संबंधित है। इनका जो शारीरिक संरचना है वो आंध्र प्रदेश के जो द्रविड़ियन हैं उनसे रिलेट करता है। ठीक है। गोंड एवं कोंड से समानता, जो गोंड जनजाति है ये उससे समानता रखते हैं। इसके बाद यादव राय का जो जन्म था वो गोदावरी के तट पे हुआ है। संग्राम शाह के सिक्कों पर तेलुगु लिपि का अंकन देखने को मिलता है। तो ये कुछ फैक्ट हैं जो उससे हमें ये जानकारी मिलती है कि इनका जो गोंड रियासत है, गोंडवाना रियासत जो है उनका दक्षिण भारत से संबंध है। ठीक है। तो ये आप अपने जो भी आपका मतलब 5 मार्कर या मतलब अब तो 7 मार्कर है तो 7 मार्कर या फिर जो 10 मार्कर क्वेश्चन रहेगा वहाँ पे जब आप इस वंश से संबंधित मान लीजिए कोई क्वेश्चन आता है आपसे तो वहाँ पे आप अपने क्वेश्चन में एक मतलब पुट देने के लिए इन किसी भी फैक्ट का यूज आप वहाँ पे कर सकते हैं। तो इससे क्या आपके जो मार्किंग होगी वो अच्छी होगी। ठीक है। प्रमुख जो गोंड शासक हैं उनके बारे में देख लेते हैं। यादव राय ये इस वंश के संस्थापक थे। इनका कार्यकाल था 1328 से 1440 तक। ठीक है। ये नागवंशीय कछपाहा राजपूत वंश से संबंधित हैं। ये किस में बताया गया है? गणेश नृप वर्णनम में बताया गया है। ठीक है। इसके बाद खरजी, ये 1440 से 1460 तक इनका काल रहा है। अकबरनामा में इनका उल्लेख मिलता है। इसके बाद आते हैं आपके अर्जुन दास। इनके समय में गुरु नानक जो थे वो गढ़ा में आए थे। ठीक है। इनके पुत्र का नाम था आमण दास। इन्हें संग्राम शाह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। इन्होंने इस समय विद्रोह भी किया था और छोटे पुत्र जोगी दास को इनने अपना मतलब अपने बाद जो शासक है वो बना दिया था। ठीक है। आमण दास जो थे ये काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध होंगे आगे चल के। ठीक है। इनका इसी समय अर्जुन दास के समय इन्होंने विद्रोह किया था। ठीक है। इससे इन्होंने क्या करा, अपना जो छोटे पुत्र था जोगी दास उसको उन्होंने शासक बना दिया था। ठीक है। इसके बाद संग्राम शाह को देख लेते हैं। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना रहेगी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है गोंडवाना रियासत में।
इनका कार्यकाल रहा है 1510 से लेकर 1543 तक। ठरका दमोह के 2 सती लेखों के अनुसार ये इनका कार्यकाल है, ठीक है। तो अब आप इसमें मतलब साक्ष्य के बारे में एक तो वो लिख सकते हैं, गणेश नप वर्णन में इनका वर्णन मिलता है, ठीक है। रामनगर अभिलेख से संबंधित है, इनका वर्णन देखने को मिलता है। फिर इसके बाद इनकी उपाधियाँ क्या क्या थी। इन्होंने महाराजा श्री राजा अमरदास देव की उपाधि धारण की। इसके बाद इन्हें संग्राम शाह, ये इब्राहिम लोधी ने इनको उपाधि दी थी। इब्राहिम लोधी से इनके काफ़ी ज़्यादा मतलब घनिष्ठ संबंध रहे। राजनीतिक उपलब्धियां देख लेते हैं इनकी। इन्होंने राजधानी गणा जो जबलपुर में है उसे बनाया था। मदन महल, ये मदन महल है गणा में, तो ये गोंडवंश से संबंधित ही है। संग्राम शाह ने साम्राज्य का विस्तार करके 52 गणों की स्थापना की थी, इसलिए इन्हें 52 गणाधिपति भी कहा जाता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। गण जो है वो प्रादेशिक इकाई थी, इसको तहसील के समान, आज का जो वर्तमान में ज़िले में तहसील रहता है उसी के अकॉर्डिंग ये आप गण उस समय के होते थे, ठीक है। तो इस तरीके से इनके ये मान लीजिए इनके जो राज्य उसमें 52 तहसीलें हुआ करती थी, ठीक है, 52 गढ़ थे। इसके बाद आगे देखते हैं। इन्होंने इब्राहिम लोदी, गुजरात के बहादुर शाह और बघेल शासक वीर सिंह देव से इनके मधुर संबंध थे। चंदेलों से इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। दलपत शाह का विवाह हुआ था दुर्गावती से। आगे हम जाके दुर्गावती के बारे में पढ़ेंगे, काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई थी इस वंश में। इनका जो साम्राज्य था वो मंडला, बालाघाट से सागर, भोपाल और रायसेन तक इनका साम्राज्य विस्तार था, ठीक है। इसके बाद देखते हैं उन्होंने इब्राहिम लोदी, अच्छा ये तो अभी हमने देख लिया, बहादुर शाह, गुजरात के बघेल शासक वीर सिंह देव से मधुर संबंध स्थापित किए। इनके स्थापत्य के बारे में देख लेते हैं। 52 गढ़ों एवं दुर्गों का इन्होंने निर्माण कराया। चौरागढ़ का दुर्ग नरसिंहपुर में, ये काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। संग्रामपुर गांव दमोह, ठीक है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चौरागढ़ दुर्ग की स्थापना किसने कराई, क्योंकि अब जो 2 मार्कर क्वेश्चन हो गए हैं वो सीधे सीधे आपसे प्रश्न के फॉर्म में पूछे जाएंगे कि भाई इसकी स्थापना किसने कराई, या फिर इस वंश का संस्थापक कौन था, इस युद्ध के तिथि क्या थी। तो इस तरीके से ही आपसे क्वेश्चन अब आएंगे। जो 3 मार्कर होते थे वो अब बदल चुके हैं, तो ये आप विशेष ध्यान रखिएगा। आपको फैक्ट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि सीधा फैक्ट आपसे पूछा जाएगा 2 मार्कर में, ठीक है। संग्राम शाह झील और इसी के किनारे बाजना मठ मंदिर, ये इन्होंने जबलपुर में इसकी स्थापना कराई थी, ठीक है। इसके बाद कला संस्कृति और मुद्रा में देख लेते हैं। इन्होंने सोने, चांदी और तांबे के सिक्के चलवाए, ठीक है, जिन पर देवनागरी और तेलुगु लिपि का वर्णन मिलता है। सोने के सिक्के पुलिसवंशी की उपाधि, सोने के जो सिक्के थे उन पे इनको पुलिसवंशी कहा गया है, ठीक है। स्वर्ण पंजा उठाता हुआ सिंह का अंकन है, जो सोने के सिक्के थे उस पर पंजा उठाता हुआ सिंह का अंकन किया है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, साहित्य से संबंधित तथ्य देख लेते हैं। तो संस्कृत भाषा में इन्होंने रसरत्नमाला की रचना की थी, ठीक है, जिसमें पद्मावती जो उनकी पत्नी थी उसका उल्लेख मिलता है। दामोदर ठाकुर, ये दामोदर ठाकुर इनके दरबारी थे, इनको संरक्षण दिया था इन्होंने, ठीक है। दामोदर ठाकुर ने 3 रचनाएं इनकी, संग्राम शाही विवेक, दीपिका और दिव्य निर्णय, ठीक है। तो ये इनकी रचनाएं थी। इनमें भी इनके संग्राम शाह के बारे में जानकारी मिलती है। जब आप अगर संग्राम शाह के बारे में आप लिख रहे हैं तो ये आप वहाँ पे साक्ष्य में डाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं दलपत शाह। दलपत शाह कौन, ये 1543 से 1550 इनका कार्यकाल रहा है। इनकी उपाधि थी श्री महाराजाधिराज श्री राजा। अधिकतर जो गोंड शासक थे, गोंडवाना वंश के जो शासक थे, उन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की है। इनकी राजधानी, इन्होंने गड़ा से सिंगौरगढ़ किले में अपनी राजधानी स्थानांतरण की। इनका विवाह हुआ था चंदेल राजकुमारी दुर्गावती के साथ। इनके प्रधानमंत्री थे आधार कायस्थ। इन्होंने संरक्षण दिया महेश ठाकुर को तथा मुसलमान संत को। इन्होंने देखिए महेश ठाकुर की रचना है तत्व चिंतामणि, ये भी काफ़ी प्रसिद्ध रचना है। इसके बाद मुसलमान संत की थी, मुसलमान संत थे जो, उनका नाम था कपूर बाबा, ठीक है। तो ये 2 लोगों को इन्होंने संरक्षण दिया था, ये आपसे पूछा जा सकता है। तत्व चिंतामणि आप याद रखिएगा, महेश ठाकुर की रचना है। अब देख लेते हैं दुर्गावती के बारे में। दुर्गावती गोंडवाना वंश की काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये शासिका रही हैं। दलपत शाह की मृत्यु के पश्चात दुर्गावती, उनके जो पुत्र थे वीर नारायण, उनको शासक बना के ये संरक्षिका बनी, ठीक है। मतलब इन्होंने ही शासन का संचालन किया। इनका जो शासनकाल रहा है वो 1560 से 1564 है, तो ये महत्वपूर्ण रहेगा इनका शासनकाल।
इन्होंने राजधानी चौरागढ़ किले को अपनी राजधानी बनाया, चौरागढ़ किले जिसकी स्थापना संग्राम शाह ने की थी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इनकी राजधानी क्या थी, चौरागढ़ किला। ये सतपुड़ा श्रेणी में स्थापित है। उपलब्धियां इनकी देख लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने बाज बहादुर से इनका संघर्ष हुआ। ठीक है, 1556 में मालवा के शासक बाज बहादुर को पराजित किया। इसमें बाज बहादुर का जो सेनापति था फतेह खां, वह मारा गया था। फिर इसके बाद बाज बहादुर ने पुनः दूसरा आक्रमण किया, जिसमें उसे पुनः पराजय का सामना करना पड़ा। इसके बाद बाज बहादुर ने जो दुर्गावती हैं उनसे संघर्ष त्याग दिया अपना। मुग़लों से इनका संघर्ष 1564 में मुग़ल गवर्नर जो कड़ा का गवर्नर था, यानी जो अकबर का सेनापति था आसफ़ खां, उसके नेतृत्व में ये आक्रमण हुआ था। उसने दमोह पर आक्रमण किया। दुर्गावती का नरई में इन्होंने अपना, यहाँ से ये नरई को पलायन कर गई थी। 1564 में नरई की लड़ाई चली, जिसमें रीवा के रामचंद्र देव की सहायता से आसफ़ खां ने दुर्गावती को पराजित किया। इसमें रानी का जो हाथी था सरमन एवं महावत आधार सिंह बघेला, ये दोनों शहीद हो गए थे। इनका जो पुत्र था वीर नारायण, वो काफ़ी उस समय छोटा था। उसी के साथ इन्होंने जो आसफ़ खां है उससे मुकाबला किया। ठीक है, इसके बाद जो वीर नारायण है वह चौरागढ़ चले गए थे, जहां आसफ़ खां ने चौरागढ़ का घेरा डाला और वीर नारायण भी वीरगति को प्राप्त हुए। इसी आक्रमण में सर्वप्रथम गौंड राज्य में जौहर का वर्णन आपको देखने को मिलेगा। दुर्गावती के समय गोंडवाना पर अफगान जो सरदार थे उन्होंने भी आक्रमण किया था, जिन्हें रानी ने पराजित करके सेना में शामिल कर लिया था। काफ़ी ज़्यादा इनका मतलब संघर्ष चला है। इसके बाद इनकी सांस्कृतिक उपलब्धियां देख लेते हैं। बल्लभ संप्रदाय के गोसाई विट्ठलनाथ को 108 गांव दान दिए इन्होंने। महेश ठाकुर, दामोदर ठाकुर, पोप महामात्र और नरहरी, ये इनके दरबारी हुए विद्वान थे ये। ठीक है, इसके बाद ये काफ़ी सहिष्णु शासक रहीं। इन्होंने शम्स खां मियानी को तोपची बनाया अपना। खान जहां उकीद को इन्होंने अपना सैन्य सरदार बनाया। ठीक है, तो ये इनके सैन्य अधिकारी थे जो कि मुस्लिम थे। इसके बाद इनके लोक कल्याणकारी कार्य देखते हैं। इन्होंने 7 तालों, जो तालाब थे, उनका निर्माण कराया था, जिसमें से प्रमुख थे आधार ताल, रानी ताल। ठीक है, तो ये इनके लोक कल्याणकारी कुछ कार्य थे। जो गोंडवाना का मतलब सबसे जो महत्वपूर्ण समय था वो दुर्गावती का शासनकाल था, इसलिए इसे गोंडवाना का स्वर्ण युग भी माना जाता है। ठीक है, तो ये दुर्गावती से संबंधित आपसे महत्वपूर्ण, मतलब ये काफ़ी महत्वपूर्ण है दुर्गावती का शासन, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद चंद्र शाह, ये दलपत शाह का मतलब छोटा भाई था। चंद्र शाह संग्राम शाह के पुत्र थे ये। इनकी हत्या की गई थी इन्हीं के पुत्र मधुकर शाह के द्वारा। ये अकबर के समकालीन थे। मधुकर शाह मुगल शासन के प्रति कृतज्ञता इन्होंने प्रकट करते हुए मुगल दरबार में जाने वाला जो प्रथम शासक था वह मधुकर शाह था। ठीक है, मधुकर शाह के बाद आते हैं आपके प्रेम शाह। 1586 से 1627 इनका शासनकाल था। आमोदा के जो सती लेख हैं इसमें बताया गया है इन्हें महाराज धीराज की इन्होंने उपाधि धारण की। तो जितने भी गोंडवाना के जो शासक थे अधिकतर ने महाराज धीराज की उपाधि धारण की है। गणेश नृप वर्णनम में इन्हें परम वैष्णव एवं धार्मिक कहा गया है। ये जहांगीर के समकालीन हुए। जुझार सिंह बुंदेला के द्वारा चौरागढ़ पर आक्रमण करके इनकी हत्या कर दी गई थी। आगे गोंडों ने जो जुझार सिंह थे और उनके जो पुत्र थे दुर्गमान, उनकी हत्या की थी। इसके बाद देखते हैं हृदय शाह। ये कला एवं स्थापत्य के संरक्षक रहे। चौरागढ़ हाथ से निकलने के बाद इन्होंने अपनी राजधानी रामनगर को बनाया। हृदय शाह ने कुशल श्रमिकों को गोंड राज्य में बसाया। महोबा से पंसारी जो पान उत्पादक होते उनको बसाया। इनकी उपलब्धियां इसमें देख लेते हैं। इनकी रचना थी हृदय कौतुक, हृदय प्रकाश, और इन्होंने विष्णु दीक्षित और वैद्यनाथ दीक्षित को संरक्षण दिया था। ठीक है, तो ये रचनाएं याद रखिएगा इनकी, हृदय कौतुक और हृदय प्रकाश। इसके बाद इनके स्थापत्य में इन्होंने रामनगर का महल, बघेल महल, रामनगर का दुर्ग, मोती महल, रानी महल, राव भगत कोठी, दल बादल महल, बेगम महल, तो इस तरीके के इनके जो स्थापत्य थे ये आप याद रखिएगा। इसके बाद आते हैं आपके छत्रशाह। छत्रशाह के ही शासनकाल में प्रणामी संप्रदाय के गुरु महाप्रभु प्राणनाथ का आगमन हुआ था।
इसके बाद आते हैं आपके नरेंद्र शाह। नरेंद्र शाह ये 1687 से 1713 इनका शासनकाल था। शासकीय मुद्रा पर इन्होंने महाकाली का अंकन कराया, मंडला के किले का निर्माण कराया। ठीक है, औरंगजेब से इन्होंने मान्यता ली। इसके बाद 1857 में गढ़ा मंडला, ये शंकर शाह रघुनाथ शाह काफ़ी ज़्यादा फेमस थे। इन्हें हम अलग से पढ़ेंगे, जो आदिवासी संघर्ष है वहाँ पे हम इनको देखेंगे। 1857 की क्रांति के बारे में वहाँ से हम डिटेल में पढ़ेंगे इनके बारे में। अभी केवल आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ध्यान रखिएगा इनका। 1783 में इनका जन्म हुआ सुमेर शाह के नाम से। महाकौशल की क्रांति का इन्होंने नेतृत्व किया। प्रारंभ में ये कंपनी के पेंशनर थे। 11 जुलाई 1857 को सैनिकों, जमींदारों तथा अंग्रेज़ों की 52वीं पलटन को अपनी ओर मिला लिया। ठीक है, इसके बाद अवंतीबाई, ये आपसे 2022 की मुख्य परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आ चुका है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है गोंडवाना रियासत में भी, और दूसरा 1857 की क्रांति की वजह से भी। ठीक है, ये मध्य प्रदेश की पहली जो वीरांगना थी जो 1857 की क्रांति में जिनकी शहादत हुई। ठीक है, तो अवंतीबाई काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा, इसको अच्छे से आप तैयार कीजिएगा। यहाँ से आपसे 10 मार्कर क्वेश्चन पूछा जाएगा। गढ़ा मंडला के रामगढ़ की ये शासिका थी। इनका जन्म 1831 में सिवनी के मनखेड़ी में हुआ था। ये जमींदार परिवार से संबंधित थी। इनका विवाह रामगढ़ के विक्रमजीत से हुआ था। अंग्रेज़ों के द्वारा विक्रमजीत को अयोग्य घोषित करके वहाँ पे तहसीलदार को नियुक्त करने के कारण अवंतीबाई ने विद्रोह कर दिया। 1858 में मंडला में लेफ्टिनेंट पे इन्होंने हमला किया, और देवारगढ़ के जो जंगल थे वहाँ पे इनका वेलिंगटन से युद्ध हुआ, और स्वयं को अपनी तलवार से इन्होंने वीरगति को ये प्राप्त हुई। इनकी सहयोगी गिरधारी बाई थी। ये 1857 की क्रांति जब हम पढ़ेंगे तब इनके बारे में हम और डिटेल में जानकारी देखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये अलग से टॉपिक है 1857 की क्रांति। दूसरा मध्य प्रदेश में आदिवासी क्रांतिकारी संघर्ष, तो ये हम आगे जो उन टॉपिकों को जब हम करेंगे तब इनको हम वहाँ पे डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आप केवल इनके बारे में कुछ ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनके बारे में आप याद रखिएगा। देवगढ़ का गोंड राज्य, इनकी राजधानी हरियागढ़ छिंदवाड़ा थी। तुलोवा 1564 से 1567। आईने अकबरी के अनुसार देवगढ़ राज्य मालवा सूबा के अंतर्गत गढ़ा सरकार में शामिल था। प्रथम शासक तुलोवा थे। राजधानी इनकी हरियागढ़ छिंदवाड़ा थी। ठीक है, जाटवा की राजधानी देवगढ़, देवगढ़ के किले का निर्माण कराया। निजाम शाह सितंबर 1749 में गद्दी पर बैठा। लक्ष्मी प्रसाद दीक्षित ने गजेंद्र मोक्ष काव्य ग्रंथ की रचना की। वीर वाजपेयी ने प्रेम दीपिका की रचना की। इसमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। ये उतने महत्वपूर्ण नहीं है, बस एक बार आप पढ़ लीजिएगा। गोंडवाना स्थापत्य से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप ये इनके बारे में जो भी निर्माण थे उनको याद रखिएगा। दुर्ग महलों में क्या क्या बनाया था, मठ मंदिरों में क्या क्या इन्होंने बनवाया था, और तालाब कुएं या बावड़ियों में इनके द्वारा क्या क्या बनाया गया था। तो एक बार आप ये पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से आपको आसानी होगी अगर इस तरीके से कोई क्वेश्चन आता है गोंडवाना के संबंध में, स्थापत्य के संबंध में अगर कोई प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो आप वहाँ पे इस तरीके से डिवाइड करके इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा इसमें क्या क्या इनके द्वारा निर्माण कार्य किए गए थे इस वंश में। ठीक है, ये बावड़ियाँ हैं कुछ, और अन्य स्थापत्य कला में मूर्ति कला के बारे में देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक मतलब रीडिंग मान लीजिएगा इसमें क्या क्या इनके द्वारा इस मतलब इस वंश के जो शासक थे उनने क्या क्या निर्माण कार्य किए थे। तो ये आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। अगर इससे संबंधित, स्थापत्य से संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाता है तो आप इसको आसानी से वहाँ पे फिर लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अब देखिए क्या है कि कहीं से भी क्वेश्चन आने की संभावना तो रहती ही है, पर ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। अगर आपसे 2 मार्कर में कोई क्वेश्चन पूछ लेता है तो आप वहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और 10 मार्कर में आप अपने क्वेश्चन को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए यहाँ से कुछ फैक्ट हैं जो वो आप यहाँ से डाल सकते हैं। ठीक है, बुंदेलखंड रियासत है, इसकी स्थापना 831 ईसा पूर्व 831 ईस्वी में नन्नुक चंदेल के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो चंदेल वंश का जो संस्थापक है उसका नाम क्या है, नन्नुक है। ठीक है, तो याद रखिएगा। ये जानकारी कहाँ से मिलती है, जो लक्ष्मण मंदिर अभिलेख हैं खजुराहो के,
वहाँ से ये जानकारी हमें प्राप्त होती है। ठीक है, नन्नुक ने नृप, नृपति और महीपति की उपाधियाँ भी धारण की थी। तो अगर आपसे नन्नुक के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आप वहाँ पे ये बता सकते हैं। ठीक है, कि एक तो ये कि ये बुंदेलखंड रियासत में चंदेल राज्य का संस्थापक था। 831 में इसने इस वंश की स्थापना की। इसकी जो जानकारी है वह लक्ष्मण मंदिर अभिलेख से प्राप्त होती है। साथ ही साथ इसने नृप, नृपति और महीपति की उपाधियाँ धारण की। ठीक है, इसके बाद बागपति। ठीक है, तो ये नन्नुक के पश्चात उसका पुत्र बागपति चंदेल वंश का शासक बना। इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है मऊ प्रस्तर अभिलेख से। ठीक है, इसके बाद आता है आपका जयशक्ति। जयशक्ति एवं विजयशक्ति ये इसी के पुत्र थे। जयशक्ति के नाम पे ही खजुराहो का जो प्राचीन नाम है जिजाक भुक्ति पड़ा है। ठीक है, याद रखिएगा आप। नन्नुक के पश्चात जो जितने भी परिवर्ती शासक थे उनमें चंदेल वंश का संस्थापक इन दोनों भाइयों को कहा जाता है, ये जयशक्ति और विजयशक्ति। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप। इसके बाद है आपका राहिल। ये विजयशक्ति का पुत्र था। चंदेल राजकुमारी नट्टा देवी का विवाह कलचुरी शासक से किया इसने, कोकल प्रथम से। ठीक है, तो ये एक तो कलचुरियों के साथ वैवाहिक संबंध सबसे पहले राहिल ने स्थापित किए थे। अपने नाम से इसने एक रसिन नामक नगर भी बसाया था। तो ये इसके संबंध में दो महत्वपूर्ण तथ्य हो गए। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कि इसके बारे में जो जानकारी मिलती है, जो आपका लक्ष्मण मंदिर अभिलेख था खजुराहो का, वहाँ से इसके संबंध में जानकारी मिलती है। इसके साथ या फिर आप मऊ प्रस्तर अभिलेख का भी वर्णन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है आपका हर्ष। हर्ष चंदेल अभिलेखों में प्रथम महत्वपूर्ण शासक इसको माना गया है। कन्नौज की राजनीति में हस्तक्षेप करके पाल शासक महीपाल को इसने पराजित किया था। ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण शासक रहेगा आपका। इसके पश्चात आता है आपका यशोवर्मा। 925 से लेकर 950 तक इसका शासनकाल रहा। सबसे पहले इसके बारे में जो जानकारी मिलती है वह लक्ष्मण मंदिर अभिलेख, खजुराहो का जो लक्ष्मण मंदिर अभिलेख है वहाँ से इसके संबंध में हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसने गौड़, खस और कश्मीर के कौशल, चेदी तथा मालवा राज्यों पर आधिपत्य किया। ठीक है, इसको तलवार की संज्ञा दी गई है। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य है। खजुराहो में प्रसिद्ध जो विष्णु मंदिर है, जैसे चतुर्भुज मंदिर भी कहते हैं, उसकी स्थापना यशोवर्मा के द्वारा ही की गई थी। ठीक है, प्रतिहार जो शासक था देवपाल, उससे प्राप्त बैकुंठ की प्रतिमा उसने वहाँ पे स्थापित कराई है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। अब चूँकि आपसे यहाँ पे केवल 2 नंबर का ही प्रश्न पूछा जाएगा तो उसमें सीधा फैक्ट आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये आपसे पूछ सकते हैं कि विष्णु मंदिर या चतुर्भुज जो मंदिर है उसकी स्थापना किसने की थी, तो आप यहाँ बता देंगे यशोवर्मा के द्वारा स्थापना की गई है। ठीक है, तलवार की संज्ञा किस चंदेल शासक को दी जाती है, तो ये यशोवर्मा को दी जाती है। तो इस तरीके के फैक्ट आपको अब तैयार करने हैं, क्योंकि अब ये आपसे 3 मार्कर जो अभी तक चलते थे उस तरीके के प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, अब आपसे सीधे क्वेश्चन फॉर्मेट में प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपसे यही पूछा जाएगा कि भाई ये किस शासक से संबंधित है, या फिर किसी मतलब स्थापना पूछ लेंगे, इसकी स्थापना किस शासक द्वारा की गई। तो इस तरीके के प्रश्न अब आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यशोवर्मा ने परमार शासक सियक द्वितीय को पराजित किया था। चेदी के युवराज देव प्रथम को इसने पराजित किया। कश्मीर में हिमालय क्षेत्र में जो खस जाति रहती है उसके सरदारों को पराजित किया तथा इसने मिथिला भी जीता। तो ये इसकी कुछ विजय हैं, ये आप याद रखिएगा यशोवर्मा की। एक तो ये सियक द्वितीय को पराजित किया जो परमार शासक था। चेदी का युवराज देव प्रथम को पराजित किया, कश्मीर में खस जाति के सरदारों को पराजित किया और मिथिला को भी इसने विजित किया था। ठीक है, इसके बाद आता है आपका धंगदेव चंदेल। ये महत्वपूर्ण रहेगा। 950 से 1002 ईस्वी तक इसका काल है। धंगदेव चंदेल जो खजुराहो के मंदिर हैं वो इसी ने स्थापित कराए थे। ठीक है, इसके संबंध में कुछ तथ्य देख लेते हैं। एक तो चंदेलों का जो वास्तविक स्वाधीनता का जनक है वो धंगदेव चंदेल को कहा जाता है। ग्वालियर का दुर्ग कछवाहों से इसने विजित किया था। ठीक है, एक ग्वालियर का दुर्ग इसने जीता है। उस समय कछवाहा शासक थे वहाँ पे, उन्हें पराजित करके ग्वालियर दुर्ग जीता। प्रयाग एवं काशी ये 2 और इसकी विजय हैं। प्रयाग एवं काशी ये भी इसने विजय किए थे। ये कहाँ पे इसकी जानकारी मिलती है, नारोरा के जो ताम्र अभिलेख हैं वहाँ से संबंध में जानकारी मिलती है। ठीक है, इसके कुछ सांस्कृतिक तथ्य देखते हैं। विश्वनाथ एवं पार्श्वनाथ ये मंदिर हैं जो खजुराहो में मंदिरों का निर्माण कराया है।
खजुराहो के जो खजुराहो मंदिर समूह हैं उसमें जो पूर्व दिशा के जो मंदिर हैं उसमें आपके ये जिन्नाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर ये आते हैं। ये इनकी स्थापना आपके धंगदेव चंदेल के द्वारा की गई थी। ठीक है, जो इसका अधिकारी था कोकल, उसने बैद्यनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। नारौरा का जो ताम्रलेख है, ताम्रपत्र है, इसमें स्त्रियों एवं कला संस्कृति का इसको संरक्षक कहा गया है। ठीक है, तो ये ताम्रपत्र नारौरा का इसी से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद आता है विद्याधर। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा आपका विद्याधर। यहाँ से आपसे एक तो देखिए 7 मार्कर भी पूछा जा सकता है और 10 मार्कर भी यहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना रहेगी। ठीक है, इसका शासनकाल है 1003 से 1029 ईस्वी तक। चंदेल सत्ता का जो चरमोत्कर्ष था वो इसी के मतलब इसका ही शासन चंदेल सत्ता का चरमोत्कर्ष कहलाता है। ठीक है, इसकी उपलब्धियाँ ये आपसे 7 मार्कर में पूछा जा सकता है कि विद्याधर की क्या क्या उपलब्धियाँ थी। ठीक है, तो इसमें देखिए एक तो मालवा के भोज, जो परमार शासक था भोज, उसको पराजित किया था। कलचुरी के गंगेदेव, ठीक है, एवं कान्यकुज, इनको पराजित किया। इसके अलावा कन्नौज नरेश राज्यपाल, इसको इसने दंडित किया था। ठीक है, कन्नौज पर आधिपत्य किया। महमूद गजनबी, ये सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, महमूद गजनबी ने जब भारत पर आक्रमण किया था 1000 से लेकर 1027 ईस्वी तक, जो उसके 17 आक्रमण थे, तो उसमें से 1019 और 1022 का आक्रमण इसमें विद्याधर के द्वारा उसका प्रतिकार किया गया था। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा आप। इसके बाद विद्याधर की कुछ उपाधियाँ थी, जैसे कि परम भट्टारक, महाराज धीराज, परमेश्वर। ठीक है, तो ये इसकी जो उपाधियाँ हैं याद रखिएगा। इसके अलावा इसके जो संबंध है ये नानौरा अभिलेख तथा चरखरी ताम्रपत्र लेख। ठीक है, इन दो में इससे संबंधित जानकारी मिलती है। ठीक है, इन दोनों में ही देववर्मा कहा गया है इसको। देववर्मा 1050 से 1060 इसका समय काल है। कालिंजराधिपति इसकी उपाधि है। ये आपका जो ननौरा अभिलेख है वहाँ से इस बारे में जानकारी मिलती है। ये लक्ष्मीकरण से पराजित हो गया था। ठीक है, इसके बाद कीर्तिवर्मा 1060 से 1100 ईस्वी इसका शासनकाल है। लक्ष्मीकरण को इसने पराजित किया, ये वही लक्ष्मीकरण है जिसने देववर्मा को पराजित किया था, तो उसका बदला लिया किसने? कीर्तिवर्मा ने। ठीक है, इसने लक्ष्मीकरण को पराजित किया। इसके कुछ स्थापत्य हैं, जैसे कि कीरत सागर, ये महोबा में कीरत सागर की स्थापना कराई थी। बुड्ढा बुड्ढी तालाब, ये कालिंजर में स्थापना कराई थी। तरह टीकमगढ़ के जैन मंदिर। तो ये इसकी जो स्थापत्य हैं ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, है ना। ये आपसे पूछा जा सकता है कि कीरत तालाब इसकी स्थापना किस शासक के द्वारा कराई गई है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद है आपका संलक्षण वर्मा, ये 1100 से लेके 1110 ईस्वी तक इसका शासनकाल है। गंगा यमुना दोआब क्षेत्र इसने विजित किया तथा सोने एवं चांदी के सिक्के भी चलवाए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका मदन वर्मा। मदन वर्मा का शासनकाल रहा है 1128 से लेके 1165 तक। कलचुरी गयाकर्ण को पराजित किया इसने और चेदी को विजित किया। ठीक है, चेदी पे इसने विजय प्राप्त की। मालवा के परमारों को हराया था, ये जानकारी मिलती है भेलसा के ताम्रपत्र से। गुजरात के जयसिंह सिद्धराज, चालुक्य शासक जो जयसिंह सिद्धराज है, उसको भी इसने पराजित किया था। इसके स्थापत्य से संबंधित कुछ तथ्य देख लेते हैं। एक तो जो मदनपुर है, अभी जो वर्तमान में ललितपुर है, उसको पहले मदनपुर कहते थे, उसको बसाया था इसने। इसके अलावा महोबा में मदन खेरा, ठीक है, मदन खेरा के नाम से इसकी स्थापना की थी। ठीक है, महोबा में ही इसने मदन सागर, खरखरा मठ और विष्णु मंदिर, ये इसके स्थापत्य हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका परमार्दी देव। परमार्दी देव 1165 से लेके 1203 इसका शासनकाल है। ये यशोवर्मा का पुत्र था। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा परमार्दी देव, क्योंकि ये अंतिम शासक था, तो ये इम्पोर्टेंट है। परमार्दी देव को परमल या परमाल के नाम से भी जाना जाता है। ये अंतिम महान चंदेल शासक हुआ। मोहम्मद गौरी ने इसी के समय भारत पर आक्रमण किया था। पृथ्वीराज चौहान से इसका संघर्ष हुआ 1182 में। गढ़वाल जो शासक था जयचंद, उसकी सहायता की थी इसने, परमार्दी देव ने, है ना। इसी वजह से पृथ्वीराज चौहान से इसका संघर्ष हुआ। आला उदल
ये आप सभी जानते होंगे। अलाउद्दीन इसके दो सेनापति थे जो काफ़ी ज़्यादा इनका इस युद्ध में योगदान रहा। ठीक है, ये दोनों इसी युद्ध में शहीद हुए थे। 1203 में कुतुबुद्दीन ऐबक का आक्रमण हुआ एवं कालिंजर विजय में ही परमार्दी देव की मृत्यु हो गई। चूँकि जो मोहम्मद गौरी था वह भारत को विजित करके वापस लौट गया था। उसका जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, वह उसको भारत की सत्ता सौंप गया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1203 में इस क्षेत्र में आक्रमण किया तथा कालिंजर को विजय किया। ठीक है, इसी युद्ध में परमार्दी देव की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम चंदेल वास्तुकला। ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ये आपसे 10 मार्कर में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ये मतलब काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा है चंदेल जो वास्तुकला है। ठीक है, तो इसमें देखिए आपका मंदिर स्थापत्य कला आएगा और मूर्ति कला, इन दोनों को शामिल किया जाता है। खजुराहो के मंदिर हैं सबसे महत्वपूर्ण। ठीक है, तो इनके बारे में हम कुछ फैक्ट देख लेते हैं, इसी के आधार पे आप अपना जो आंसर रहेगा उसको फ्रेम कर लीजिएगा। सबसे पहले खजुराहो के मंदिर, ये इनका निर्माण जो हुआ है वो नागर शैली में हुआ है। ठीक है, इसी को पंचायतन शैली भी कहते हैं क्योंकि जो उत्तर भारत के जितने भी मंदिर हैं वो सभी नागर शैली में इनका निर्माण हुआ है। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि जो दक्षिण भारत के मंदिर हैं वो द्रविड़ शैली में बनाए जाते हैं। ठीक है, तथा उत्तर भारत के जो मंदिर हैं वो नागर शैली में बनाए जाते हैं। पंचायतन मतलब रहता है कि एक मंदिर जो मुख्य मंदिर रहेगा वह बीच में रहेगा, इसके चारों ओर इस तरीके से 4 मंदिर होंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके का एक मंदिर समूह रहता है, तो ये पंचायतन शैली कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट ये जो मंदिर हैं इनमें जो मुख्यतः मंदिर देखे जाते हैं वो वैष्णव और शैव तथा जैन धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, तो ये अब आपने देखे होंगे कि जो खजुराहो के मंदिर हैं वहाँ पे आपका विश्वनाथ मंदिर है। ठीक है, साथ ही साथ चतुर्भुज मंदिर है जो विष्णु मंदिर जिसको कहा जाता है। इसके अलावा जैन धर्म से संबंधित जैसे पार्श्वनाथ मंदिर हैं, तो ये आपके जैन, वैष्णव और शैव धर्मों से संबंधित आपके वहाँ पे मंदिर देखने को मिलते हैं। ठीक है, ऊंचे चौकी पर स्थापित किए जाते हैं और चारों ओर इनके दीवार नहीं रहती। ये सभी आप में से अधिकतर लोग खजुराहो गए ही होंगे, उनने मंदिर देखा होगा। अगर खजुराहो भी नहीं देखा तो आपके आसपास के जो मंदिर हैं वो सभी नागर शैली में होते हैं, तो आप वहाँ से अपने आंसर को वहाँ से लिख सकते हैं क्योंकि जो मंदिर आपने देखा है वही नागर शैली के मंदिर होते हैं। आपने जो देखा है आप वैसा का वैसा आप वर्णन कर सकते हैं। अगर ये देखिए जो आपका गुप्तों के समय आएगा ये क्वेश्चन, वहाँ पे भी आ सकता है कि जो मंदिर निर्माण शैली थी तो 3 थे। ठीक है, उसमें आपका नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली थी। तो नागर में आपने जो आसपास के मंदिर आपने देखे होंगे वो आपने किस तरीके से आपने देखे हैं, जैसे आपने उज्जैन का मंदिर देखा होगा जो महाकाल मंदिर है, तो उसके बारे में आप वहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, इनमें जो मुख्य अंग रहता है इसमें देखिए गर्भगृह रहता है और मंडप रहता है तथा अर्धमंडप रहता है। ठीक है, गर्भगृह एवं अर्धमंडप के मध्य में प्रदक्षिणा पथ रहता है। ठीक है, जैसे उज्जैन का जो महाकाल मंदिर है उसमें आपने देखा होगा जो शिवलिंग है वो गर्भगृह में है। ठीक है, और उसके चारों तरफ से ही आपको ऐसे जब आते हैं तो उसी के चारों तरफ से आपको निकलना पड़ता है, तो वो हो गया प्रदक्षिणा पथ। तथा जो गर्भगृह के ऊपर जो रहेगा वो उसका मंडप रहेगा। ठीक है, तो सबसे ऊपर जो बाहर से जो दिखता है वो उसका शिखर रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से मंदिर है। तो मंदिर है आपने सारे देखे ही हैं, तो आप वहाँ से उसका बारे में वर्णन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ और मंदिर से संबंधित तथ्य हैं जैसे कि वातायन एवं झरोका व्यवस्था थी प्रकाश के लिए। गर्भगृह एवं प्रदक्षिणा पथ की दीवारों पर मूर्तियां थीं, जैसे कि कंदरिया महादेव का जो मंदिर है उसमें 650 मूर्तियां देखने को मिलती हैं। तलछंद ये लैटिन क्रॉस आकार के बनाए गए थे। द्वार मंडप पर मकर तोरण जिस पर लघु प्रतिमाओं का संयोजन किया गया था। ठीक है, तो ये कुछ और विशेषताएं हैं जो मंदिर स्थापत्य उससे संबंधित। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं जो चंदेलों की वो मूर्ति कला है उसके बारे में। ठीक है, तो देखिए मुख्यतः 5 प्रकार की मूर्तियाँ हैं उनको 5 प्रकार के वर्गों में बांटा जा सकता है। ठीक है, सबसे पहला जो प्रथम वर्ग है वो है आराध्य मूर्तियाँ। इसमें विष्णु, शिव और अन्य देवी देवताओं की मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं, जैसे कि आपका लक्ष्मण मंदिर है, विश्वनाथ मंदिर है। ठीक है, इसके बाद जो द्वितीय वर्ग है उसमें परिवार मूर्तियाँ हैं जिसमें पार्श्व देवता
ठीक है, जो बाह्य आवरण पे देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, जैसे कि कंदरिया महादेव मंदिर, ठीक है, ये उदाहरण में आप लिख दीजिएगा। इसके बाद जो तीसरा वर्ग आता है उसमें आती हैं सुर सुंदरी और अप्सराओं की प्रतिमाएं, ठीक है। तो मंदिरों के स्तंभों, मंडपों, आलंब बाहुओं पर ये इस तरीके की जो मूर्तियां हैं वो देखने को मिलती हैं, ठीक है। इसके बाद जो चौथा आता है उसमें है पशु पक्षियों की मूर्तियां, जिसमें मुख्यतः सालदूत और व्याघ्र, जो सींगों वाला शेर होता है, तो उसकी मूर्तियां मुख्यतः देखने को मिलती हैं, ठीक है। इसके बाद पांचवा जो वर्ग आता है इसमें है आपकी मैथुन प्रतिमाएं। ये सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पे। मैथुन प्रतिमाएं, इन्हें भी फिर से 6 वर्गों में बांटा गया है। ये विद्या प्रकाश के द्वारा इनका 6 वर्गों में विभाजन किया गया है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला है इसमें नग्नता के साथ कामुक संकेत करती हुई अप्सराएं, तो ये अप्सराओं की मूर्तियां हैं। इसके बाद दंपत्ति या फिर युगल जो मैथुन मूर्तियां हैं, ठीक है। इस पे तीसरे नंबर पे आती हैं कामोत्तेजक चुंबन और आलिंगनबद्ध युगल, तो ये भी कपल मूर्तियां हैं जिसमें कामोत्तेजक चुंबन कर रहे हैं और या फिर वो आलिंगनबद्ध हैं, ठीक है। इसके बाद आती हैं आपकी मैथुनरत युगलों की मूर्तियां। इसके पश्चात आएंगी विलक्षण मुद्राओं में मैथुनरत स्त्री और पुरुषों की मूर्तियां, और जो छठवां नंबर है इसमें आती हैं पशु मैथुन, ठीक है। तो ये आप एक बार एक काम कर सकते हैं, गूगल पे अगर आपने जैसे खजुराहो के मंदिर आपने नहीं देखे तो आप गूगल पे खजुराहो मंदिर सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पे आप देख लीजिएगा एक बार, तो उसमें आपको समझ में आ जाएंगे किस तरीके की मूर्तियाँ हैं और उसमें क्या क्या पैटर्न देखने को मिलते हैं, तो आपको याद करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। हमारा टेलीग्राम चैनल है टेस्ट वाला अकेडमी नाम से, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे जितने भी ये वीडियो हम बनाते हैं या फिर इनसे संबंधित जो भी जानकारी है वो हम वहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। साथ ही साथ जितने भी PDF हैं, जो भी महत्वपूर्ण आपके सिलेबस से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण PDF रहते हैं वो हम वहाँ पे आपको देते रहते हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग टेस्ट वाला अकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। भोपाल रियासत का अगर इतिहास देखा जाए तो गोंडवाना के जो शासक थे निजाम शाह, उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी जो विधवा रानी थी कमलापति, ये कमलापति वही हैं जो जिनके नाम पे आपका जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन है भोपाल का, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन हो गया है, ठीक है। तो ये वही कमलापति हैं। इन्होंने एक अफ़गान सरदार था दोस्त मोहम्मद खान, उससे अपने पति जो निजाम शाह थे उनकी हत्या का बदला लेने के लिए दोस्त मोहम्मद खान को इन्होंने बुलाया था, ठीक है, उससे सहायता ली थी। इनकी मृत्यु के पश्चात दोस्त मोहम्मद खान ने भोपाल रियासत की स्थापना की, ठीक है। ये अफ़गान सरदार था, भोपाल रियासत का संस्थापक, उसका नाम क्या था? दोस्त मोहम्मद खान था, दोस्त मोहम्मद खान, ठीक है। भोपाल रियासत का ये संस्थापक था, अफ़गानिस्तान के खैबर प्रांत से संबंधित है। 1722 ईस्वी में नवाब की उपाधि धारण की। इसके पिता का नाम नूर मोहम्मद खान था। 1722 में भोपाल के निकट नगरकोट एवं किला बसाया। इसका नाम फतेहगढ़ था, ठीक है। इसका मकबरा बाला किले में स्थित है। उस मोहम्मद खान की उपलब्धियां देखी जाए तो भोपाल रियासत एवं नगर के यह निर्माता है। रियासत का विस्तार सीहोर भोपाल तक किया। इसके कुछ निर्माण कार्य हैं। 2.5 सीढ़ी मस्जिद, ये भोपाल की प्रथम मस्जिद है, सबसे छोटी मस्जिद भी है ये। इसके अलावा कलंदरी मस्जिद, लैला बुर्ज, ये कोतवाली तक सड़क का निर्माण कराया। बुधवारा इतवारा, ठीक है। इसके अलावा इनके ये जो कुछ प्रमुख निर्माण कार्य थे जिसमें गिन्नौरी, बुधवारा, इतवारा, बहालीपुरा, गुजरपुरा, जमेराती, फतेहगढ़ का किला, इस्लामपुरा, इस तरीके से कुछ क्षेत्रों का इन्होंने निर्माण कराया, ठीक है। यार मोहम्मद खान, ये दोस्त मोहम्मद खान के पुत्र थे। मराठों का आक्रमण हुआ इनके समय में 1726 से 1742। भोपाल का युद्ध निजाम और मराठाओं के बीच हुआ 1737 में, और उसमें इन्होंने भाग लिया था। इस्लाम नगर को अपनी राजधानी बनाया। नजर मोहम्मद खान, इनका शासनकाल रहा है 1816 से 1819। मार्च 1816 में नवाब की उपाधि धारण की। इनका विवाह हुआ था गौहर बेगम से। गौहर बेगम का अन्य नाम था कुदसिया बेगम, ठीक है। 26 फरवरी 1818 को रायसेन की संधि ब्रिटिश शासन और नजर मोहम्मद खान के मध्य हुई। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी रायसेन की संधि। इसी संधि के पश्चात
भोपाल रियासत में ब्रिटिश रेसिडेंस की स्थापना हुई। ठीक है, आष्टा, इछावर, सीहोर, दोराहा, देवीपुरा ये क्षेत्र नवाब को प्राप्त हुए तथा जो इसकी सुरक्षा का दायित्व कंपनी के ऊपर आया। सीहोर में ब्रिटिश प्रतिनिधि की नियुक्ति की गई। पिंडारियों के विरुद्ध संयुक्त अभियान चलाने का फैसला लिया गया। ठीक है, तो ये रायसेन की संधि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये 7 मार्कर में भी पूछी जा सकती है और 2 मार्कर में भी यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके पश्चात जहांगीर मोहम्मद खान, इनका शासनकाल है 1827 से 1844। गौहर बेगम से इनका विवाह हुआ था सिकंदर जहां बेगम से। गौहर बेगम के अवकाश पर 1837 में इन्होंने शासन संचालन किया। बुंदेला विद्रोह के दमन में ब्रिटिशों की सहायता की। कुदसिया बेगम 1819 से 1837 इनका शासनकाल है। इनका मूल नाम था गौहर बेगम। इनका विवाह हुआ था नजर मोहम्मद खान से। ब्रिटिश एजेंट हेनले 1819 में ये कुदसिया को शासक बनाया। कुदसिया बेगम के कुछ प्रमुख कार्य हैं, जैसे कि पर्दा प्रथा का त्याग किया इन्होंने, शासन संचालन किया, कुछ प्रशासनिक सुधार कार्य किए। भोपाल रियासत की पहली महिला शासिका थी। 1818 में आंग्ल भोपाल संधि हुई। स्थापत्य से संबंधित गौहर महल, मोती मस्जिद, जामा मस्जिद, मोती महल, शौकत महल, ये उनके कुछ स्थापत्य। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप। जल स्रोतों का निर्माण, भोपाल शहर में पानी की पाइपलाइनों का जाल बिछाया तथा पंपिंग स्टेशन बनवाए। धार्मिक कार्यों में देखते हैं, इन्होंने दान दिए। भोपाल राज्य के हज यात्रियों के लिए मक्का मदीना में यात्री गृहों का निर्माण कराया। इसके पश्चात आती हैं आपकी सिकंदर जहां बेगम। सिकंदर बेगम 1847 से 1868 इनका शासनकाल है। भोपाल रियासत का ये स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां बेगम के अल्पायु के कारण 1847 में ये शासिका बनी। इनके जो प्रमुख सुधार कार्य हैं उसमें सबसे पहले राजनीतिक 57 का विद्रोह हुआ इनके समय में। ब्रिटिश सरकार को इन्होंने सहायता की। ठीक है, भोपाल की गद्दी ये ब्रिटिश सरकार को इन्होंने प्रदान कर दी। 1861 में जबलपुर में भव्य दरबार का आयोजन किया। GCSI की उपाधि प्रदान की गई इन्हें अंग्रेजों की तरफ से। 1862 में गोद लेने का इन्हें अधिकार प्राप्त हुआ। राजस्व संबंधी इनके सुधार कार्यों में राजकीय आय में वृद्धि, वसूली हेतु 50 सभा तथा 50 पैदल अधिकारियों की इन्होंने नियुक्ति की। प्रशासनिक सुधार कार्य, इतिहास विभाग स्थापित कराया। जनगणना इन्होंने पुलिस बल का गठन किया। समस्त नियमों और कानूनों को लिपिबद्ध किया। आधुनिक अदालतों की स्थापना की। टकसाल डाक व्यवस्था इन्होंने प्रारंभ कराई। मजलिस शूरा, राज्य के कुलीन, बुद्धिजीवी एवं सभी धर्मों के विद्वान प्रमुख मुद्दों पर विचार विमर्श करते थे। ये एक मजलिस शूरा एक सभा होती थी। ठीक है, इसका विभाग कह सकते हैं, एक विभाग था मजलिस शूरा नाम से, इन्होंने इसकी स्थापना कराई। ठीक है, ये आपसे 2 मार्कर में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है मजलिस शूरा के ऊपर, तो याद रखिएगा इसको। सामाजिक कार्य देखते हैं इनके। सिकंदरी प्रिंटिंग प्रेस, लाला किशन राय को इन्होंने न्याय एवं राजस्व विभाग का मंत्री बनाया। महिला शिक्षा पर इन्होंने विशेष ध्यान दिया। औषधालयों की स्थापना की। सड़कों का निर्माण कराया। सरायों का निर्माण कराया। भोपाल में प्रथम अंग्रेजी माध्यम का स्कूल स्थापना इन्होंने की। ठीक है, सैन्य कार्य देख लेते हैं इनके। सेना का सुदृढ़ीकरण, स्थायी सेना का गठन, सैनिकों का नियमित प्रशिक्षण एवं अनुशासन, राज्य को 3 जिलों 21 परगनों में विभाजित किया। स्वयं सीमा का निरीक्षण करती थी। दीवारों तथा खम्भों बाड़ का निर्माण कराया। 1857 की क्रांति सिकंदर बेगम के समय में हुई थी। अंग्रेजों का इन्होंने साथ दिया था। क्रांति का प्रारंभ सीहोर के सैनिक विद्रोह से हुआ। इसका विस्तार हुआ 8 जुलाई 1857 को रायसेन के गढ़ी अम्बापानी के युद्ध, जिसमें जागीरदार फाजिल एवं आदिल मोहम्मद खान ने भोपाल की सैनिक टुकड़ी के साथ सीहोर को लूटा। इस समय वहाँ का एजेंट था मेजर रिचर्डसन, वो जो उसको वहाँ से भागना पड़ा। 18 जुलाई को आदिल एवं फाजिल ने सीहोर छावनी पर कब्जा कर लिया। दिसंबर 1857 में यूरोज ने सीहोर में विद्रोह का दमन किया। जनवरी 1858 में यूरोज ने राहतगढ़ पर कब्जा कर लिया और फाजिल को मार दिया गया। भोपाल की सिख सेना के विरुद्ध महावीर एवं बली शाह ने सीहोर में सिपाही बहादुर की नींव रखी। ये सिपाही बहादुर भी
2022 में 3 मार्कर में पूछा गया है। प्रशासन हेतु इसकी स्थापना की गई थी। इसे महावीर काउंसिल और न्यायालय की स्थापना की गई। दमन 1857 की क्रांति का दमन यूरोज के द्वारा इस क्षेत्र में किया गया। यूरोज ने सीहोर में 356 क्रांतिकारियों को मारा। जनवरी 1861 में जबलपुर में वायसराय कैनिंग ने बेगम को धन्यवाद दिया क्योंकि इन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों का साथ दिया था। इसीलिए इन्हें GSIC नाइट ग्रांड कमांडर की उपाधि प्रदान की गई। 1862 में इन्हें गोद लेने का भी अधिकार दिया गया। शाहजहां बेगम, इनका शासनकाल है 1844 से 1847। वयस्क थी तो इनके समय में सिकंदर बेगम ने शासन संचालन किया। इन्हें GCSI की उपाधि अंग्रेजों के द्वारा प्रदान की गई। इनके प्रशासनिक सुधार में राज्य परिषद का आधुनिकीकरण, मां सिकंदर बेगम की तरह ये भी राज्य का दौरा करती थी। सैन्य सुधार, सेना को 2 भागों में बांटा, पदों के अनुसार वेतन प्रदान किए, नियमित सैनिक टुकड़ियों के गठन, इंपीरियल सर्विस ट्रुप्स की स्थापना की। स्वास्थ्य के क्षेत्र में महिला एवं पुरुषों के लिए पृथक अस्पतालों का निर्माण, प्रिंस ऑफ वेल्स पुरुषों के लिए हॉस्पिटल और लैंसडाउन ये महिलाओं के लिए हॉस्पिटल की इन्होंने स्थापना की। इनके कुछ कल्याणकारी जो समाज सुधार कार्य थे, शाहजहानी घाट, शाहजहानी पुल, कपास कारखाना, भोपाल इटारसी रेल मार्ग, नवीन सिक्का चलाया जिसका नाम शाहजहानी था, शाहजहानी प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की, उमद-उल अखबार ये उर्दू से प्रकाशित होता था, कोस तथा तोपखाने का नियमित परीक्षण, सिहो करोही विभाग की स्थापना जो कि अनाज उपलब्ध कराने के लिए किया गया था, भूमि को 18 प्रकारों में विभाजित कर तहसीलों का विभाजन थानों में किया। ठीक है। न्याय व्यवस्था में सदर उस सुदूर ये न्याय विभाग कहलाता था। तंजीमित शाहजहानी विभाग की स्थापना की, ये कानून निर्माण के लिए था और पुलिस व्यवस्था में इन्होंने थानों की स्थापना की। इसके अलावा कुछ अन्य कार्य जो हैं, भोपाल इटारसी रेल लाइन 1884, रोजगार के लिए उन्होंने कपास कारखाना, शाहजहाबाद नगर, शाहजहानी सिक्का चलाया, सुलेमानिया हाई स्कूल, मदरसा बिल्किसिया और विक्टोरिया स्कूल की इन्होंने स्थापना कराई। देखते हैं सुल्तान जहां बेगम के बारे में। इनका शासनकाल है 1901 से 1926। भोपाल रियासत का आधुनिक युग कहा गया ये। इनके समय वायसराय मिंटो भोपाल आगमन हुआ वायसराय मिंटो का। इंदौर में प्रिंस ऑफ वेल्स से भी इनकी भेंट हुई। जॉर्ज पंचम के राज्यारोहण में ये शामिल होने हेतु ब्रिटेन गई 1911 में। दिल्ली दरबार 1911 में शामिल हुई। इन्हें KCSI की उपाधि प्रदान की गई। इनके प्रशासनिक सुधार कार्य, राज्यों को इन्होंने 3 भागों में विभाजित किया, निजामत जुनूब, निजामत मशरिक और निजामत मगरिब। ठीक है। इसका जो प्रमुख होता था वो नाजिम होता था, इसका सहयोग करते थे तहसीलदार। जन कल्याणकारी विभाग के रूप में वकील रियासत की स्थापना की। दफ्तर नज़ीर, अन्य विभागों के कार्यों का लेखा जोखा रखने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। अपराधियों के अंगुलियों के निशान संग्रहित करने के लिए अपराध नियंत्रक। सैन्य सुधार में 1 जनरल, 1 सैन्य सचिव, 2 नायब बख्शी और 5 अन्य अधिकारी इन्होंने एक ये फॉर्मेशन रखा सेना का। कल्याणकारी कार्यों में देखते हैं, शिक्षा के लिए इन्होंने लैंडविन अस्पताल में दाईगिरी की शिक्षा, हमीदिया पुस्तकालय, सुल्तानिया कन्या विद्यालय इनकी स्थापना कराई। मदरसों और स्कूलों की स्थापना इन्होंने कराई। इसी के कारण इन्हें बगदादुल हिंद कहा जाने लगा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की ये प्रथम चांसलर बनी। भोपाल पुरातन इमारत एक्ट 1919 में सांची एवं इस्लाम नगर महल के किले का संरक्षण हेतु ये लाया गया। भोपाल में सूती वस्त्र कारखाना, इच्छावर में चीनी कारखाना तथा भोपाल में ही आटा चक्की मिल की इन्होंने स्थापना कराई। हमीदुल्लाह खां, इनका शासनकाल 1926 से 1947। बेगम सुल्तान जहां की तीसरे पुत्र थे। इनकी उपाधि इफ्तिखार उल मुल्क, देश का गौरव जिसे कहते हैं। इनकी उपलब्धियां देख लेते हैं। 1938 में राज्य प्रजामंडल का गठन, लघु एवं कुटीर उद्योगों
आपके लिए 1941 में रॉयल मार्केट। इसके पश्चात हमीदिया आर्ट्स एवं कॉमर्स इंटर कॉलेज की स्थापना। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस समिति के सदस्य रहे। इन्हीं के समय में भोपाल रियासत का विलय हुआ 1 जून 1949 को। भोपाल रियासत से संबंधित कुछ स्थापत्य के जो उदाहरण है वो देख लेते हैं। देखिए, दोस्त मोहम्मद खान के द्वारा ढाई सीढ़ी मस्जिद और फतेहगढ़ किला इसकी स्थापना कराई गई थी। कुदुसिया बेगम के द्वारा जामा मस्जिद, गौहर महल और शौकत महल का निर्माण कराया गया। सिकंदर बेगम, इन्होंने जहांगीराबाद, नूरबाग मस्जिद, मोती महल, मोती मस्जिद इनका निर्माण कराया। नवाब शाहजहां बेगम, ताजुल मस्जिद, ताजमहल शाहजहानाबाद, अली मंजिल, बेनजीर महल, सदर मंजिल, अलेक्जेंड्रिया विद्यालय, जीनतुल मस्जिद, गोलघर, पुतली घर, मरघटिया मंदिर इनका निर्माण कार्य कराया। सुल्तान जहां बेगम के द्वारा केसरे सुल्तानी, अहमदाबाद महल, 1908 में पुराना संग्रहालय इनकी स्थापना कराई गई। ठीक है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपसे 2 मार्कर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ से इनके जो निर्माण कार्य हैं उनसे एक क्वेश्चन अक्सर बनता है। बेगमों के जो निर्माण कार्य थे, ठीक है, वो पूछ लेगा आपसे कि मोती मस्जिद या मोती महल किसकी स्थापना किसने कराई, है ना, इसका निर्माण किसने कराया। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। वीडियो आप क्या कीजिए, जो आप वीडियो देखते हैं, वीडियो देखने के बाद आप अपने हिसाब से कुछ शॉर्ट नोट्स आप बना लीजिए, जिसमें आप केवल कीवर्ड आप उसमें लिख लीजिए। ठीक है, तो इससे क्या रहेगा, आपको मतलब इसके लिए बार बार वो नहीं करना पड़ेगा। आप एक बार एक पेज पे आप इसके कुछ जो कीवर्ड्स हैं वो आप लिख लें और वीडियो को आप 1-2 बार देख लें, तो आपको ये जो भी टॉपिक है वो आपको अच्छे से आपके चयन में उतर जाएगा। तो आपको इसके लिए बार बार इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा, है ना। तो ये इस तरीके से, क्योंकि क्या है, आखिरी में जब आप मुख्य परीक्षा देते हैं उस समय आपके पास काफ़ी कम समय रहता है और काफ़ी ज़्यादा आपका सिलेबस है ना। और आपको जो जितने 6 पेपर होते हैं, लगातार 6 दिन पेपर चलते हैं, उनमें आपको बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिल पाता कि किस तरीके से आपको, क्योंकि देखिए अब जैसे मान लीजिए आपकी एक ही यूनिट इतनी बड़ी है, जैसे प्राचीन भारती है, तो वो इतना बड़ा है कि आप वो एक ही दिन में उसको ही कर पाएंगे, जबकि आपको एक दिन भी पूरा नहीं रहता और आपको 10 यूनिट आपको कंप्लीट करनी रहती हैं। तो उस समय क्या होता है, जो शॉर्ट नोट्स आपके रहते हैं वो ही आप एक बार उनको पलट सकते हैं, है ना। तो एक कीवर्ड के रूप में आप शॉर्ट नोट्स तैयार कीजिए, वीडियो देखिए, उसमें से आप कीवर्ड्स लिखिए और अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए। ठीक है, अगर आपको शॉर्ट नोट्स बनाने में दिक्कत हो रही है तो आप बता दीजिएगा, हम आपको शॉर्ट नोट्स किस तरीके से आप बनाएं वो भी आपको यहाँ बता देंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज का ये वीडियो कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो भी मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, है ना, जो 2023 की मुख्य परीक्षा देने वाले हैं या 2024 के MPPSC के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, उन तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाइए। धन्यवाद।